पनीर में बहुत बड़े लेवल में मिलावट है जी। ठीक है, और कई बार दूध का भी नहीं बन रहा होता, सोया का हो रहा होता है, और उसमें अलग तरह के ऑयल, पाम ऑयल और ये सब यूज हो रहे होते हैं। तो ये 4P वगैरह तो हमने पढ़ी नहीं है क्योंकि हमने MBA करा नहीं है, बट हमें ये समझ में आ रहा था, हम अपनी तरीके से ब्रांड बना रहे थे। और सच बता रहे पूरी जर्नी में मैं कोई पीसेस नहीं बताया कि ब्रांड बनता कैसे है, बट हमने ये पूरा अपने तरीके से बनाया सब कुछ। एक जगह भारत है और एक जगह इंडिया है। ऑफ कोर्स इंडिया इस देश को ना एस्पिरेशंस दे रहा होता है, और क्वाइट लिटरली जब तक मेरी बस वहां से लेके इफ्को चौक क्रॉस नहीं कर जाती थी, मेरी गर्दन ऐसी ही रहती थी। हाँ। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं मतलब विस्मय एकदम से, आंखें ऐसी फटी रहती थी। yes. गांव में हमने मतलब कभी 3 मंजिल का मकान नहीं देखा, 2 मंजिल तक के मकान होते थे। एक बहुत ही आई एम श्योर कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया आपके बिजनेस में व्हेन यू वेंट टू शार्क टैंक। सो हाउ डिड इट चेंज योर लाइफ एज इन लाइक द बिजनेस? तैयारी तो काफी की थी ठीक है, बट तैयारी वगैरह सब रह गई फिर भी रह गई। जैसे ही वो टीवी आया 10 मिनट के अंदर हमारी वेबसाइट क्रैश ठीक है, और प्लेजेंटली ध्वस्त हो गई। प्लेजेंटली ध्वस्त हो गई। और एक टाइम के बाद आप कहते हो कि ठीक है, जो हो रहा है ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इट्स लाइक जो IIT और IIM का टैग नहीं होता है, शार्क टैंक का भी टैग लगभग वैसा ही होता है, टैग है। चाय का पतीला चढ़ाने की तैयारी हो गई है कि चलो दूध मंगा लेते हैं, अभी आ जाएगा टेस्ट करके, मतलब मैंने बोला ओके ऐसे हो रहा है क्या? पहली बार जब आता है ना कॉम में कोई भी पहला जो प्रोडक्ट था, तब तो ऐसा लगता है कि ये जीनी आ गया। ऐसा होता नहीं है। वहां पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। दरवाजे सारे बंद करके आए थे, ताले लगा के आए थे, वापस का रास्ता था नहीं। टेस्ट मैच में एक बॉल आती है ना जिसमें आपको शॉट लगाना होता है, वो बॉल आती है। हाँ ऑफ कोर्स, इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप पिच पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। आपने वो सिर्फ वही नाइट कवर की जब वो सक्सीड हुआ, वो अलग मैटर है, उससे पहले की कहानी आपने कवर नहीं की। बाकी वो ओवरनाइट सक्सेस के लिए सालों लग जाते हैं बनने के लिए। आपके 7 साल के सपने सामने चल रहे होते हैं, आपके सामने आंखें खड़े, आप खड़े हैं और सामने चल रहे हैं। एग्जैक्टली। नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड पे। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट दुर्लभ रावत काफी स्पेशल है। ही इज द फाउंडर ऑफ भरोसी, यस द सेम भरोसी जिसे आपने देखा था शार्क टैंक में सीजन 1 में। एंड बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, I think I should say this. Speaking to Durlabh has been the best experience for me, at least personally on this podcast so far. He left me impressed by his simplicity, by his authenticity, by his genuineness, by his humbleness. उन्होंने ना मुझे अपने गांव की याद दिला दी। वो घर, वो खेत, वो बचपन, वो सीधी साधी सादगी भरी जिंदगी, वो सब याद दिला दिया उन्होंने मुझे। And I was emotionally touched. हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। We discussed startup, we discussed Shark Tank, we discussed food, milk to be particular, we discussed health, and quite a few more things in between as well. And I thoroughly enjoyed the conversation. And I'm sure you will too. Hi sir, welcome और thank you very much. आपने अपना टाइम निकाला और आप quite literally ट्रैवल करके आए, 250 किलोमीटर ट्रैवल करके आए गुड़गांव से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो खैर आपकी कहानी सभी जानते हैं जी, मतलब आप शार्क टैंक पे गए तो ऑफ कोर्स मतलब इस देश का हर घर जानता है आपको जी। पर फिर भी आप एक बार प्लीज खुद को और इफ यू कैन इंट्रोड्यूस भरोसी टू द ऑडियंस। नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ है और मैं भरोसी का फाउंडर हूँ। एंड थैंक यू शमशेर, यहाँ जयपुर आने मतलब हम चल के आए हैं, मतलब वो हमारे लिए तो और अच्छा है क्योंकि ये सारी बातचीत कई बार दिल्ली और बॉम्बे में तो कई बार हो जाती है, बट जयपुर की हवा में और ये जो यहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसका चार्म अलग है जी। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि जयपुर में ही होना चाहिए, इसीलिए बसा हुआ हूँ जयपुर में, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आखिर में दिल्ली छोड़ के जयपुर में बसेंगे। करेक्ट जी। और वो अच्छा भी मतलब क्योंकि आपके लिए अदरवाइज हर बार सेम सिनेरियो से एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की बिल्डिंग, एक ही तरह की सारी चीजें हैं, तो उसको उस मोनोटोनी को चेंज करने के लिए आपको कई बार थोड़ा दूर निकलना पड़ता है जी, बिल्कुल। तो वैसा ही है। एंड तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड तो जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम दुर्लभ है और भरोसी को हम पिछले 8 साल से बना रहे हैं। एंड आइडिया भरोसी का शुरुआत करने से पहले खेती करने का ही था, ऐसे कंज्यूमर ब्रांड बनाने का नहीं था। बट जैसे जैसे सफ़र तय करते गए और तो चीज़ें साफ होती गई और उस रास्ते पे बढ़ते गए, तो आज भरोसी जो है 12 करोड़ का बिजनेस कर रहा है अक्रॉस इंडिया में। हम ई कॉमर्स, खुद की वेबसाइट, क्विक कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड सबके थ्रू बेचते हैं। एंड कोशिश यही कर रहे हैं कि एक हिंदुस्तान का बहुत ही प्यारा ब्रांड बनाएं और जिसमें जिसके सारे प्रोडक्ट बहुत ऑथेंटिक हों और वो बातें भी बिल्कुल सच्चाई से कहे और प्रोडक्ट भी पूरे सच्चाई से बनाएं। बहुत बढ़िया। सो अभी आपके मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं मतलब, और क्या क्या बेच रहे हैं अभी आप? तो बिल्कुल शुरुआत दूध से हुई थी हमारी, और जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर ब्रांड नहीं बनाना था। आइडिया ये था कि 12 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद हमें लगा था कि वहाँ पे भी बोरियत हो रही थी अब, तो मैंने कहा अब कुछ नया करते हैं।
एंड नया बोरियत ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ, और वही रफली 12 साल का मेरा कॉर्पोरेट करियर है। सो आई डू कनेक्ट टू इट कि हाँ, मतलब बोरियत तो होती है, उसके बाद आप उस पर क्या करते हो वो मतलब ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी करेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें ये जैसे आपने कहा ना कि ये थॉट अगर कॉमन थॉट है जी तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम अपने इसके बारे में हमारे काफी विचार हैं जी, और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में उन विचारों ने आके काफी स्ट्रांगली नॉक किया है जी कि हो गया बस, अब हो गया, दोबारा कुछ और नया करते हैं, है ना। तो जब कॉर्पोरेट करियर 12 साल के का खत्म हुआ तो हमें लगा कि कुछ लार्ज स्केल पे खेती करेंगे जी। एंड क्योंकि खेती का आंसर बहुत क्लियर इसलिए आ रहा था कि या तो हमारा ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस था, 12 साल महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम किया, और या उससे पहले जो बचपन पूरा गांव में दिया है तो उसमें खेती वेती करी है, उस इन्वायरमेंट को देखा है, पूरा गांव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये लग रहा है ये नेचुरल फिट लग रहा था हमें। और क्योंकि छोटे स्केल पे इसलिए नहीं करना चाहते थे कि हमें ये भी था कि कुछ एस्पिरेशन तो होती है, एस्पिरेशन होती है, उनको पूरा भी करना है। तो प्रोडक्ट साइड में हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो डेयरी फार्म से स्टार्ट हुआ था, और जब कॉर्पोरेट करियर हमने छोड़ा 12 साल के बाद हमें लगा कि खेती बाड़ी करेंगे, और खेती बाड़ी में आंसर ऐसे आता है या तो क्रॉप कर सकते हैं, बट दूध इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है। दूध हर घर में जाने वाला एक प्रोडक्ट है, और जितने भी जो हाउस होल्ड है इंडिया में देखेंगे तो उनकी शुरुआत दूध से होती है। और दूध एक मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो बिजनेस टर्म्स में कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर है वहाँ पे। हाँ, मतलब एवरी सिंगल गाय जिसको भी आप जानते हो उसको दूध से शिकायत है जी। हाँ, तो वो एक है कि भाई चाहिए सबको इतना। बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक है। ये जब शुरू कर रहे थे इसका पता नहीं था हमें कि बिजनेस स्टार्ट करते तो एक अच्छा क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए। कुछ चीजें कई बार ऐसा होता है ना कि आपको मिल जाती हैं, तो दूध तो हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि ये मैं कर सकता हूं, बट बाद में ये इस बात का बहुत एहसास हुआ जो आपने बिल्कुल बोला कि यहाँ पे आपको बताना नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लोगों के दिमाग में है कि दूध में प्रॉब्लम है, और अगर उसको हम बस सॉल्यूशन दे पाए हैं तो लोगों को समझ में आता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और यही इनिशियल जो हमारी बरोसी की जो जर्नी में जो शुरुआती जो सक्सेस मिली है, ठीक है, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल होता, काम मुश्किल था, दूध का काम मुश्किल होता है ना, दूध का काम कॉम्प्लिकेटेड है, पेरिशेबिलिटी है ना प्रोडक्ट के अंदर, तो आपकी सप्लाई चेन बड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। करेक्ट, पर बेचने में मुश्किल नहीं होता क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, तो बेचने में दिक्कत नहीं है। जी जी। तो दूध से स्टार्ट हुआ, फिर हमें लगा कि जब कस्टमर के यहाँ जब आप प्रोडक्ट पहुंचा देते हो, खासतौर से दूध जैसा प्रोडक्ट जिसमें कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट उनका आ जाता है, तो वो आपके साथ, आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के साथ ना बहुत दिल से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक क्रिसमस पे हमने सोचा कि कुछ गुड़, क्योंकि गांव में हम काम करते हैं, गुड़ का कुछ ऐसे भेजेंगे जैसे लगेगा बच्चों को कि सेंटा क्लॉज ने कुछ भेजा है। तो हमें मिठाई तो नहीं करना था, तो हमें लगा कि गांव का ही कुछ भेजेंगे। हमने छोटे छोटे पीसेस बनवाए गुड़ के, और उसको रैप करके उसमें अच्छा सा एक नोटबोर्ड बना के हमने दूध का एक बैग होता है हमारा दूध का, उसमें बॉटल जाता है, उसी में वो हमने गुड़ रखा। यहाँ से हमारे बाकी प्रोडक्ट्स की स्टोरी स्टार्ट हुई। तो गुड़ दूसरा हुआ, फिर उसके बाद घी आया। अदरवाइज दूध के बाद घी आता है हमारा, पहला दूसरा लॉजिकली दूध के बाद घी आता है। हाँ, तो डेयरी बिजनेस दूध घी, फिर वो बाकी जर्नी शुरू करते हैं। तो हमारा दूध, फिर गुड़, फिर घी, फिर उसके बाद अचार और कोल्ड प्रेस ऑयल एंड द लड्डू अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। तो ऑल वो सारे प्रोडक्ट ये तो हैं, और आने वाले टाइम में भी वो सारे प्रोडक्ट जो भारत के छोटे छोटे जगह पे जिस जगह के लिए वो जाने जाते हैं और वहां पे बहुत चाव से खाए जाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम बनाएंगे बरोसी में। तो अगर मतलब जैसे अब आप इसकी बात कर सकते हैं कि अगर मेन स्ट्रीम में अगर कुछ देखेंगे तो ढोकला और एक गुजराती वो जो खमण, फाफड़ा जो होता है, फाफड़ा पहले नहीं मिलता होता था, अब इंडिया के हर कोने में मिलता है, तो उसको मेन स्ट्रीम बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत छोटी छोटी जगह के ना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मेन स्ट्रीम बनाया जा सकता है। और इसीलिए भारत जो बरोसी का अगर आप टैगलाइन देखेंगे तो उसका कहता है पोस्ट कार्ड फ्रॉम भारत। तो हम भारत के प्रोडक्ट और भारत की स्टोरीज दोनों ही जो इंडियन कंज्यूमर है उनके पास तक लेके जाएंगे। नाइस, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके जो प्रोडक्ट है उसमें मतलब मिक्स क्या है? प्राइमरली आई एम श्योर कि दूध और घी होगा जी, और बाकी प्रोडक्ट्स क्या हैं और रफली क्या मिक्स है मतलब इन टर्म्स ऑफ रेशियो? तो देखिए दूध की क्योंकि स्टोरी बहुत पहले शुरुआती दूध से हुई है, तो पिछले 2-3 साल तक दूध ही डोमिनेट करता रहा है। 3 साल पहले तक आप समझ लीजिए 95% बिजनेस दूध का ही रहा है। बट जैसे जैसे फिर जब हम ब्रांड की अवेयरनेस आती गई है, चैनल हमने एक्सप्लोर करते चले गए हैं,
तो दूध क्योंकि एक जैसे बताया कि कोल्ड चेन भी चाहिए और उसको स्केल करना मुश्किल होता है, तो दूध का हमने काफी क्लियरली ये रखा है कि उसको हम सिर्फ गुड़गांव में करेंगे। बाकी जो भी प्रोडक्ट जहां पे हमें शेल्फ लाइफ मिलती है, कोल्ड चेन के इश्यूज नहीं है, तो उसको हम अक्रॉस इंडिया बेच रहे हैं। तो ये दूध का जो परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन जो है वो 95% से आज की डेट में 20% पे है। प्राइमरली इट इज लीडिंग बाय द घी नाउ। घी जी 65% घी हम करते हैं एंड बाकी 15% में जो है सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे ऑयल है, पिकल है। और मुझे लगता है पिकल और ऑयल ये दो कैटेगरी ऐसी हैं जो कि काफी तेजी से बढ़ रही हैं, काफी रिसेंटली स्टार्ट की हैं, बट अगले 1-2 साल में एक अच्छा पोर्शन पे आ जाएंगी। ओके जी। तो एक क्वेश्चन ये कि दूध आपका मतलब और से दूध जो अवेलेबल है प्राइमरली पैकेज मिल्क ना, कोई भी ब्रांड ले लीजिए आप, सरसपदा डेयरी, अमूल, सब मोरलेस सेम ही है। सो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इन अ सेंस कि एक कहानी है कि ठीक एक ब्रांड है वो अलग चीज है, एक टेक्निकल टर्म्स में एब्सोल्युटली एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है दूध में? दूध एक्चुअली ना 3 बिजनेसेस हैं। दूध को तोड़ना जरूरी है जी। एक उसका प्रोडक्शन समझ लीजिए, प्रोडक्शन 2 तरह से होता है, या तो लार्ज स्केल डेयरी फार्म में होता है और या फिर फ्रेगमेंटेड हर एक हाउस होल्ड में एक फार्मर्स दो गाय रख के या भैंस रख के अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो पहला काम हो गया दूध का प्रोडक्शन जी। तो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट समझ लीजिए। अगर डेयरी फार्म है उसको चलाने के अलग तरीके हैं, और जो आपने ये तो देखा ही होगा कि 1-2 जैसे गाय भैंस पाली जाती हैं गाँव में, वो फिर भी इजियर होता है ना, क्योंकि सबको जनरेशन से जनरेशन पालते हुए हैं, वो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो वो एक काम हो गया। दूसरा होता है कि दूध निकलने के बाद में उसको लेके आना, ठंडा करना, पैक करना, प्रोसेस करना और पैक करना, ये दूसरा काम हो जाता है। ठीक है। एंड थर्ड वन है जो बिल्कुल फ्रंट एंड पे जो कस्टमर की फेसिंग वाला होता है, जो ब्रांड वाला काम है, सेल्स का वाला काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ये तीनों भी बहुत बड़े काम है, मुश्किल काम है। ठीक है। खासतौर से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मिल्क एंड टू एंड पेरिशेबल तो रहता ही है, बीच में वो प्रेशराइजेशन भी हो जाता है ऑफ कोर्स, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो ये एक्चुअली इस पूरी होराइजन में काम करने वाले कोई भी नहीं है एक्चुअली। अमूल भी नहीं करता है। अमूल भी प्रोड्यूस खुद नहीं करता है, वो सप्लाई चेन से कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो कलेक्ट करके और देन उसको प्रोसेस करके एंड देन आगे का फ्रंट एंड करते हैं। तो अब समझते हैं कि एक छोटे दूध का ब्रांड कह लीजिए या डेयरी फार्म, डेयरी ड्रिवन जो ब्रांड होते हैं, वो वीज़ा-वी बड़े अमूल, मदर डेयरी और बड़े जितने भी दूध के ब्रांड हैं। तो दूध को असली चैलेंज यहाँ पे है कि वो शेल्फ लाइफ को अचीव करना है कि एटलीस्ट 5 दिन भी दूध अगर चल जाए तो एक बड़े लार्जर ऑडियंस तक उसको पहुंचाना पड़ता है। लास्ट माइल की डिलीवरी में क्या है कि प्लांट से निकला दूध रिटेलर्स तक पहुंचा, रिटेलर्स से फिर आगे घर तक पहुंचा, और घर में भी 2 दिन तक यूज हुआ। तो इस पूरी जर्नी में भी 5 दिन लग जाते हैं आराम से। तो ये प्रेशराइजेशन जो भी आया भी जो है, ये वो 5 दिन की शेल्फ लाइफ अचीव करने के लिए ही आया है कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उसको किल कर दिया जाता है। ठीक है। तो 5 दिन का ये मिल जाता है। तो अब आप समझिए कि पूरा जो चेंज है एक डेयरी ड्रिवन फार्म में, तो उसमें क्या है कि आप फार्म फ्रेश दूध मिला, ठीक है, इसको प्रेशराइज करा जा सकता है और नहीं भी करा जा सकता है। डिपेंड इसलिए करता है कि अगर वो दूध कंज्यूमर को के पास 2 दिन 4 दिन रुकना है तो आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। बट अगर बहुत रेगुलरली आप कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है तो उसको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे हमारे केस में है कि हम प्रेशराइज नहीं करते हैं, दूध निकलता है, ठंडा करते हैं, पैक करते हैं और कंज्यूमर के लास्ट बिल्कुल घर तक डिलीवर कर देते हैं। रिटेलर भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो इस पूरी साइकिल को हम कम कर देते हैं। ठीक है। तो मतलब आप समझिए कि 12 से 24 घंटे के अंदर दूध कंज्यूमर के घर पर पहुंच जाता है और अगले 1 दिन में उसको यूज कर लेता है। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में हमने दूध को ना प्रोसेस नहीं किया है एंड तो उसको हम छोटा है क्योंकि तो कंट्रोल भी कर पाते हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे वो प्रोसेस हो रहा है और एंड लास्ट तक कैसे वो सेफली कंज्यूमर के घर तक जा रहा है। तो उसकी पूरी 100% हम गारंटी लेते हैं कि दूध जिस नेचुरल फॉर्म में था, जिस नेचुरल फॉर्म में निकला है, उसी नेचुरल फॉर्म में वो कंज्यूमर के घर तक पहुंचा। पॉस्चराइजेशन से वो डिनेचर हो रहा है, जो दूध है वो डिनेचर हो रहा है, मतलब उसका एसेंशियली चेंज हो रहा है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी कम हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नेचुरल प्रोडक्ट के साथ उसी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तो काम तो करेंगे। ठीक है। तो बट फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर दूध में मिलावट नहीं है, सिर्फ प्रेशराइजेशन है, फिर भी और वो काफी अच्छा है। अगर वो कंपनी कोई उसने लार्ज स्केल पे अगर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पा रही है तो बहुत अच्छा है। बट दिक्कत कहां से स्टार्ट होती है कि ये बड़ी कंपनियां जो होती हैं, इनका सप्लाई चेन क्या है, हर एक छोटे छोटे फार्मर से फ्रेगमेंटेड तरीके से एक जगह कलेक्ट होता है, फिर बीच में एक जो कलेक्शन है वो एक बड़ा कलेक्शन के पास जाता है और फिर उसके बाद फर्दर वो प्लांट में जाता है। इस पूरी सप्लाई चेन में क्या है कि हजारों लोग काम कर रहे होते हैं।
एंड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर दूध जो है पूरे इंडिया में 2 ही पैरामीटर्स पर चेक हो रहा होता है, एक उसका फैट क्या है और एक उसका SNF क्या है, एग्जैक्टली हाँ, जिसके बेसिस पे उसका प्राइस Price फार्मर को decide दिया होता है, जाता है। हाँ। बट किसी भी तरह के अडल्ट्रेशन और उस पूरी वैल्यू चेन में ये सब नहीं हो रहा होता है। अल्टीमेटली बड़ा जब प्लांट लेवल पे जब जाते हैं तब वो चेक हो रहा होता है, तब तक वो मिक्स हो चुका होता है, तब तक मिक्स हो चुका है, आप उसको वापस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप, हाँ। आप खरीद चुके एंड यू हैं, कांट पहुंच इवन चुका है। पिन पॉइंट की आया कहाँ से एग्जैक्टली, Yes. बिकॉज इतने ज्यादा जगह से वो मिक्स होकर एक जगह हुआ है कि आप, हाँ। यस, तो ये पूरा ना बहुत हेजी हो जाता है कि मिक्स अडल्ट्रेशन हुआ कहाँ से, और इतने छोटी जगह से होता है, तो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। एंड तो यही रीजन ये है कि जब हम भी कर रहे थे तो हमें ये समझ में आया था कि ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इसको स्केल में लेके आएंगे तो हमें भी ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा, तो दूध को इसलिए हमने गुड़गांव तक ही सीमित रखा है। ओके, तो डिफरेंस बस आप ये समझिए कि नेचुरल दूध जैसे मिलता है गाय से, भैंस से, बिल्कुल उसी को वैसे ही दूध को ठंडा करके पैक करके हम कंज्यूमर के घर तक पहुंचा देते हैं। एक चीज जो मैंने देखी, जो पैकेज मिल्क आता है जी, उस पर लिखा था होमोजेनाइज्ड मिल्क जी, विच अगर मुझे सही से समझ है तो इट मीन्स कि मल्टीपल चीज़ों का दूध वो मिक्सड है। टेक्निकली वो इट डजंट से कि काउ मिल्क है या बफेलो मिल्क है, मतलब मदर डेयरी वगैरह के पैकेट में कहीं मेंशन नहीं है, करेक्ट, और इट सेज होमोजेनाइज्ड मिल्क। जी, तो इज दैट ट्रू, मतलब फर्स्ट थिंग? तो देखिए वो जो टेक्निकल टर्म है वो दूसरे पर्पस के लिए यूज होती है, बट आप क्या सही कह रहे हैं कि जब दूध आपके पास आ रहा होता है टोन, डबल टोन और फुल क्रीम के तौर पे आ रहा होता है, और वो मिक्स दूध ही होता है, वो गाय और बफेलो का अलग अलग दूध नहीं होता है। फैट के बेसिस पे या तो फैट निकाल के या फैट इन्फ्यूज करके उसको फुल क्रीम, टोन और डबल टोन किया जाता है। एंड होमोजेनाइजेशन का जो पर्पस वो होता है कि फैट जो होती है दूध में स्टैंडर्ड रहे, वो हल्की होती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो हमेशा फ्लोट करते हैं ऊपर की तरफ। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि दूध का फैट ऊपर की तरफ आ जाता है, जैसे कई बार हमारे कस्टमर भी कई बार कंप्लेंट करते हैं कि ऊपर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है, नीचे उतना गाढ़ा नहीं है। उसका रीजन ये है कि फैट के पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं। तो होमोजेनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें वो जो फैट के पार्टिकल है ना उसको पूरे दूध के साथ मिक्स कर दिया जाता है। उस प्रोसेस से वो निकलता है। तो वो प्रोसेस जो है वो होमोजेनाइजेशन है। ओके जी, ठीक। और एक चीज़ मैं पूछा था, जैसे आपने टोन डबल टोन की बात की, जिससे एसेंशियली फैट निकालना या फैट इन्फ्यूज करना। जी, अभी एक चीज़ मेरे को ये हमेशा से डाउटफुल करती है कि जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोसेस की, कि वो फैट निकाला जाता है एंड देन बेसिस द लेवल ऑफ फैट दैट यू वांट टू अचीव, उतना फैट उसमें इन्फ्यूज किया जाता है। इज दैट द सेम फैट जो निकाला गया था और इज इट डिफरेंट फैट? दोनों हो सकते हैं। ओके, सो उसका पर्पस मैं बताता हूँ आपको। सीजनल होता है दूध, सीजनल होता है कि मतलब एक टाइम ऐसा होता है 6 महीने का जब बहुत दूध हो रहा होता है, और टिपिकली अक्टूबर टू मार्च अप्रैल जब आपका लाइफ स्टॉक लैक्टेटिंग है, मतलब वो साइकिल जो है उसका। एंड एक ड्राई पीरियड हो रहा होता है जो मोस्टली समर्स में होता है। तो क्या होता है कि जब फ्लश टाइम जब होता है, जब ज्यादा दूध हो रहा होता है, तो काफी सारे कंपनीज जो हैं उसको दूध को पाउडर निकाल लेती, फैट निकाल लेती हैं, ठीक है, पाउडर बना के रखती हैं और उस टाइम के लिए सेव करके रखती हैं जब दूध कम होगा, ठीक है। एंड ये वाला जो फैट भी जो है अब इसमें इसके कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, मतलब इसका बटर भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसको सेव करके भी रखा जाता है। एंड इन्फ्यूज इसलिए करा जाता है कि जब ऐसा ड्राई पीरियड आएगा, जब दूध बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे उस दूध में उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फैट और SNF डाल के दूध को तैयार भी किया जाता है। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। दूध बनाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लाइक बनेगा कैसे? अब ये तो कम आ रहा है तो कम आ रहा है, ज्यादा है तो ज्यादा आ रहा है, उसका फैट लेवल आप कम ज्यादा कर सकते हो, जी भी आप एडिशनल डाल के। बनेगा कैसे दूध? तो दूध ऐसे ही जैसे हमने बताया कि दूध का प्रोडक्ट है, मतलब दूध का पाउडर है और फैट जो है, इसको जैसे इसको इंटीग्रेट किया गया, अलग अलग किया गया है, ऐसे ही इसको वापस से मिला के दूध को तैयार किया जाता है। ओके, और उतना दूध प्रोड्यूस भी नहीं होता है हमारे कंट्री में जितना की खपत है, तो ये बाहर से भी आता है। ओके, वह अभी भी मतलब हम इसमें भी ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ एथिकली हो रहा है, ठीक है, तब भी हम मानते हैं कि ये क्योंकि कंजम्पशन इतना है और इतने लार्ज स्केल पे दूध होता है कि अगर इसमें भी मिलावट नहीं है और इस प्रोसेस के थ्रू भी अगर कुछ हो रहा है तो सही है, मतलब हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। एग्जैक्टली, हाँ, सारा फायदा आपको उतना ना करे जी, पर नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ज्यादा गड़बड़ी है कि उस डिमांड को मीट करने के लिए बहुत सारे और गंदे गलत तरीके हैं। आई वांट टू कम टू दैट आल्सो कि आपने बोला ना कि मतलब वहां तक तो ठीक है। अभी एक बचपन में एक शिकायत ये होती थी, एक कंसर्न ये होता था घर में कि दूध वाले ने पानी मिलाया कि नहीं मिलाया, समझ रहे हो? आज की तारीख में व्हेन आई एम अ फादर, वो मेरा लीस्ट कंसर्न है, मतलब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने मिला ले भाई थोड़ा बहुत। मेरे कंसर्न जो है वो अलग अलग लेवल पे चले गए, मतलब यू नो केमिकल्स और यूरिया और पता नहीं किस चीज दूध बन रहा है, एग्जैक्टली कहाँ आ गए हैं। तो आप डेयरी में हैं, मतलब आप यू अंडरस्टैंड मिल्क,
एज ए कस्टमर एक सोल्यूशन मेरे पास एक है कि मैं बरोसी का पी लूँ, बट अगर वो कोई गुड़गांव में नहीं रहता है तो क्या कर सकता है? बेसिक लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन कुछ है, मतलब कोई एज ए कस्टमर कुछ है टिप्स? तो देखिए सबसे मुद्दे की बात तो ये है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड प्रॉब्लम बड़ी भी है, पर सारे ऐसा नहीं है कि पूरा सबको ही गलत कर रहे हैं, है ना? ऑफ कोर्स, हाँ। तो इसको बट क्योंकि डाउट रहता है, ठीक है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, ये भी अपनी तरह से काफी अच्छा कोशिश कर रही हैं कि चीजें, मतलब फूड सेफ्टी के भी जो अथॉरिटीज हैं वो भी अपना काम करती हैं, और उसके बाद भी दिक्कतें हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब मैं ऐसे लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो मेरे गांव में, मेरे पड़ोस के गांव में कभी स्कूल में जूनियर रहे हैं, सीनियर रहे हैं, वो पकड़े गए ये करते हुए। अच्छा। समझो ना? तो अब मैं विश्वास करूं तो किस पे करूं? आप ये करोगे यार अपने गांव में सही मिलता है, अपना जानकार है, सही दे देगा। अगर वो बंदा बाद में पुलिस की रेड में अरेस्ट हो रहा है तो अब आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, मतलब एज ए कस्टमर? तो देखिए इसका ये पॉइंट पे इसीलिए हम कह रहे थे कि वो जो दूध का पूरा कलेक्शन वाला पॉइंट था ना, कि आप हजारों लोगों की एथिक्स है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपको किसी एक कंज्यूमर को कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ जैसे बरोसी एक ब्रांड है, एक छोटे शहर में एक छोटे हिस्से को सर्व करते हैं। इस तरह के छोटे ब्रांड्स को हर शहर में आज इंडिया में इस तरह के आपको ब्रांड मिल जाएंगे। ट्राई करिए, कोशिश करिए, और ये ज्यादातर लोग मेहनत कर रहे हैं, इनके छोटे फार्म्स हैं, उनका जो सप्लाई चेन है वो छोटा है, बट वही बेहतर है कि छोटे जिसको वो कंट्रोल कर पाते हैं, आप उनसे दूध ले सकते हैं, उनके दूध को परखिए, उनको टेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि वो वही टेस्ट है जो ऑथेंटिक आपने पहले कभी गाँव में पिया है, तो वो एक तरीका हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और बाकी दूसरा है कि जैसे ब्रांड अपने आप को पूरी तरह से कोशिश करता है कि अगर कोई ब्रांड ये कहता है कि मैं दूध की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ और वो जेन्युइनली ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ब्रांड्स के ऊपर भी काम किया जा सकता है, उनको भी चांस दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो जैसे मैं खासतौर से पनीर के केस में कहता हूँ कि पनीर खुला वाला ना यूज करके ब्रांड का यूज कर लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पनीर में बहुत बड़े लेवल में मिलावट है जी, ठीक है, और कई बार दूध का भी नहीं बन रहा होता, सोया का हो रहा होता है, और उसमें अलग तरह के ऑयल, पाम ऑयल और ये सब यूज हो रहे होते हैं। तो उसमें हमारा उल्टा है कि बड़ी कंपनी का पनीर खा लेना ज्यादा बेहतर है रादर देन खुला दूध या खुला पनीर यूज करने के मुकाबले। अब हम बात कर रहे हैं फूड अडल्ट्रेशन की और प्रोसेस्ड फूड में की जो इम्पैक्ट है उसकी। आपकी टैगलाइन है मिलावटी नहीं, दिखावटी नहीं। सो मिलावटी नहीं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, दिखावटी नहीं से क्या कहना चाह रहे हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ, फूड में एक essentially like any other consumer industry एक एलिमेंट आ गया है टू मेक इट प्रेजेंटेबल, लाइक टू मेक इट लुक गुड। और द मोमेंट वो आ गया है, और तो फिर ऑब्वियसली आप उसके अलग लेवल पे प्रोसेसिंग करोगे, अलग लेवल पे उसमें ट्रीटमेंट होगा उसका, है ना, कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स एंड अलग स्टफ आएगा। और तो एग्जैक्टली उसके आपके क्या थॉट्स हैं उस पर, और आप क्या कर रहे हो उस पर? मतलब दिखावटी नहीं का जो एलिमेंट है, एक्सप्लेन दैट। तो देखिए मुद्दे की बात, ये मिलावटी और दिखावटी वाला जो था ये सोच से आया है, और मिलावटी नहीं तो मतलब ये तो कस्टमर को कम से कम चाहिए कि मिलावट तो किसी चीज में एग्जैक्टली मतलब वो तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बट हमें लगता है कि इससे भी ऊपर जाने की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि फूड को काफी अलग तरह से उसकी पैकेजिंग में और सब तरह से पेश किया गया है, अच्छा दिखने वाला फूड, और ये कंज्यूमर की तरफ से भी आया है। एग्जैक्टली, वो डिमांड वहीं से आ रही है। हाँ, इट हैज टू बी इंस्टाग्रामेबल। करेक्ट। अभी मतलब आपकी उम्मीद ही है कि वो फूड आपका इंस्टाग्रामेबल होना चाहिए, तो फिर तो सप्लाई करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ। मतलब सब्जियों में तो और फ्रूट्स में तो वो नेक्स्ट लेवल चला गया कि जो अच्छे नहीं दिखते हैं वो दिखते नहीं है, वो क्वाइट लिटरली, है ना। दिखावटी नहीं का मतलब हमारा मतलब है कि उस फूड को उस तरह के पैकेज में नहीं किया जाए कि वो बिकने लायक हो जाए, ठीक है, और वो कहने के तरीके से भी और बताने के तरीके तो जो, क्योंकि फूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कंज्यूमर जो है अपने शरीर के अंदर लेने वाला है, ठीक है। अगर पहनने की चीज हो या आप कुछ आपकी जिंदगी में आप जो और कंज्यूमर ब्रांड है उनको यूज कर रहे होते हैं, उसमें वो हो सकता है कि दिखावटी और वो अच्छा दिखने वाला है तो आपको पसंद आएगा, बट फूड में इस वाले एट्रीब्यूट की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, हाँ, ठीक है। तो ये इसलिए भी हमें लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिलावटी तो है ही नहीं, बट किसी तरह से दिखावटी भी नहीं है कि मतलब वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर आप हमारी पूरी पैकेजिंग देखेंगे, पूरी तरह से सस्टेनेबल है, उसमें कोई किसी भी तरह का कुछ ग्लिटरिंग और अदरवाइज कोई ऐसे अननेसेसरी चीजें नहीं दी गई हैं। हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि
जितना भी जो उसके अंदर जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो उसके अंदर है वो पूरा बिल्कुल सेम जैसे प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वही उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। इवन उसमें और भी इंफॉर्मेशन है कि कैसे बना है, कौन से प्रोसेस से बना है, किस जगह पे बना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे आप लेबल्स पे आपको मिलेंगी। तो दिखावटी प्रोडक्ट की तरफ से ये है, और दूसरा सोच के हिसाब से भी दिखावटी नहीं। ठीक है, किसानों का प्रोडक्ट है, किसानों से आता है, किसान का एक बहुत ही अमेजिंग एट्रीब्यूट है कि उसको जैसा है वो सो वैसा है। ठीक है, वैसा है, बिल्कुल जैसा है सो वैसा है। और एज ए ब्रांड भी बरोसी में हमें लगता है कि उसका एक एट्रीब्यूट है कि हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे हैं। ठीक है, हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, इस ब्रांड को किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। तो जो सच्चाई है, जो सरलता है वो सामने आनी चाहिए, और आई थिंक ये बेहतर एट्रीब्यूट है। बिल्कुल फूड के लिए तो बिल्कुल और ज्यादा बेहतर एट्रीब्यूट है, रिलेट करता है फूड के साथ में। तो इसलिए दिखावटी भी नहीं और मिलावटी भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो एसेंशियली टॉकिंग ऑफ ब्रांड एंड टॉकिंग ऑफ पैकेजिंग, एसेंशियली आप जो बिजनेस को यहाँ तक स्केल कर पाए और 12 करोड़ का जैसा आपने कहा भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर अ कैटेगरी लाइक दैट, यहाँ पे स्केलेबिलिटी के अपने इश्यूज हैं। मतलब इट्स नॉट एनी अदर कैटेगरी टू स्केल। फूड में बहुत चैलेंजिंग है स्केल करना। तो एसेंशियली इट इज अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, है ना। आपने जो ब्रांड बनाया, जो कस्टमर्स ने जो जिस तरीके से उसे कनेक्ट किया, जो फेथ आपने बिल्ड किया, सो उसकी जर्नी पे बात करते हैं। हाउ एग्जैक्टली आप मतलब हाउ डू यू लुक एट ब्रांड बिल्डिंग एज एन एक्सरसाइज, और व्हाट इज ब्रांड बिल्डिंग फॉर यू, और आपकी जर्नी से इफ यू कुड टेल अस कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे और लर्निंग्स क्या रही। सबसे पहले इस पूरे 8 साल में 2 साल तो निकाल दीजिए, जब खेती कर रहे थे तो हमें पता भी नहीं था कि ब्रांड कैसे बनता है। ठीक है, दैट वाज नॉट द थॉट कि हमें ब्रांड बनाना है। हाँ, ठीक है। और ये अब जैसे बहुत क्लियरली हम बोल रहे हैं ना कि हम एक ऑथेंटिक फूड ब्रांड बना रहे हैं, ये इतनी सिंपल लाइन नहीं थी हमारे लिए शुरुआत में कि ब्रांड कैसे बनता है और ब्रांड ऐसे बनता क्या है। मतलब आप काम करते जाएंगे, लोगों को मिलता जाएगा, वो ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, बट 2 तरीके इसका ब्रांड बनाने का तरीका भी है। एक जिस चीज को कि आपको के ऊपर आपके स्ट्रॉन्ग विचार हैं और जो आप कर रहे हैं वो कस्टमर के तरफ, कस्टमर तक कम्युनिकेट हो पाए, पहुंचे, और हर बार सेम ही बात जो आप कर रहे हैं लगातार पहुंचे, तो कस्टमर के दिमाग में वो घर जाती है, बस जाती है। तो ये जो कंसिस्टेंसी, मतलब आप रेगुलरली, हाँ, तो आप वो चाहे प्रोडक्ट के थ्रू कर रहे हैं और चाहे वो जो आप अपने जो कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया के थ्रू जो सारे टच पॉइंट्स जो भी हैं कस्टमर के साथ आपके, मतलब ठीक है। तो हुआ क्या कि जब शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे हम खेती करते हुए, ठीक है, तो हमें एक मेंटर मिले जिन्होंने पेपर बोट ब्रांड बनाया है। पेपर बोट, ओके, हाँ, फैंटास्टिक। तो उनसे हमें लगता है कि उनसे अच्छा ब्रांड बनाने वाली ज्ञान और कोई नहीं मिल सकता था। एब्सोल्युटली, हाँ। सुहास मिश्रा है, तो और वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स में। तो हमें किसी ने बताया कि आप, उनको लगा कि ये हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो एटलीस्ट इनको उनसे मिलवा देते हैं। ठीक है, तो और क्या मतलब हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके दोस्त हैं वो, तो ब्रदर इन लॉ ने ही हमें उनको उनसे मिलवाया। तो उन्होंने पूरा समझा, देखा, फार्म पे भी आए, और उनको लगा कि आप देखिए प्रोडक्ट साइड में तो काफी अच्छा कर रहे हैं, बट इसमें अगर, और उनको लगता है, उनको ये भी लगा कि इसमें ब्रांड बनाने की संभावनाएं हैं, तो इस पे आप कंज्यूमर ब्रांड बनाने के लिए ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आप डायरेक्टली कंज्यूमर के पास सामान बेचेंगे। क्योंकि पहले हम B2B में बेच रहे थे, वो स्ट्रगल भी उसी वजह से था। मतलब जो भी कॉपरेटिव थे उनको बेच रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचिए, एक ब्रांड बनाइए, एंड देन उस पर काम करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ से तो स्टोरी स्टार्ट हुई, और उनके साथ हमारा रिलेशनशिप ना बिल्कुल जैसे द्रोणाचार्य और एकलव्य वाला है ना, वैसा है। ठीक है, कि उनका टाइम हमें बहुत कम मिला, बट कभी भी जब हम बरोसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि स्वास्थ्य क्या सोच रहे होते हैं। ठीक है, जो शुरुआती हमें ज्ञान मिला, कुछ और टाइम भी मिलता रहता है उनका, बट ज्यादातर चीजें हम उनके लेंसेज से समझने की कोशिश की, क्योंकि ब्रांड के मामले में उनका ज्ञान काफी अच्छा रहा। तो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अब आपने हमारी पैकेजिंग देखी होगी, उसमें लोगो वगैरह देखे होंगे, उसके शार्क टैंक पे भी उसके ऊपर बात हुई थी, और इस चर्चा में भी बात हुई थी कि आपने 6 महीने लगाए ब्रांड बनाने के लिए, उतना तो जरूरी नहीं था, बट मेरे को लगता है कि वो बहुत जरूरी था, क्योंकि ब्रांड बनाना जो है सोच बनाने के बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट तो आपके हैं, प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट आपका सबसे बड़ा हीरो है। ठीक है, कंज्यूमर वही खाने वाला है, उसी से वो उसका पसंद आता है, बट सोच बनानी भी जरूरी एसेंशियली वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट के बाद पोजीशनिंग आती है। जी हाँ, तो जी वो आपके इवेंचुअली आप कस्टमर के दिमाग में जो आप उसकी परसेप्शन बनाएंगे। करेक्ट। तो ये 4P वगैरह तो हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि हमने MBA करा नहीं है, बट हमें ये समझ में आ रहा था, हम अपनी तरीके से ब्रांड बना रहे थे। और सच बता रहे हैं, पूरी जर्नी में हमें कोई पीसेस नहीं बताया कि ब्रांड बनता कैसे है, बट हमने ये पूरा अपने तरीके से बनाया सब कुछ। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। हम लोग कह सकते हैं आप कि मैंने वो किसी भी किताब से नहीं पढ़ा कि ये इस तरह से बनता है। तो जब हम ये सोच कह रहे थे कि सोच बनाए कैसे, तो कुछ लोगों से बातचीत करी, कुछ एजेंसी से बात करी कि कैसे होती है एक्सरसाइज। तो
दो उसके पहलू हैं। एक है कि वो दिखता कैसा है, लोगो दिखता कैसा है, उसका कलर क्या है और ये सब क्या है। और कुछ जब ज्यादा और बेहतर लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये सेकेंडरी काम है कि वो दिखता कैसा है, पहले वो सोचता कैसा है। हाँ, उसके ऊपर आप विचार बनाइए। जब वो विचार आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो वो विचार जो होगा ना, उसके बेसिस पे उसके कलर पैटर्न दिखना और वो सब वो हर चीज में रिफ्लेक्ट करेगा वो हर तो चीज वो में। इट्स लाइक ए सीड कि जब वो विचार बन गया तो सारी चीजें बहुत एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो विचार जो है, हम अपनी वाइफ के साथ में रात को वॉक करते थे, ठीक है, तो आप ये समझिए कि तीन महीने तक हमने रोज रात को शाम को हम ये कहते थे कि कौन सा विचार सही है, हम प्योर लोकल कहें या ऑथेंटिक कहें। बहुत सारे वर्ड्स हमने ऐसे ऐसे सोचे और उस पर बहुत सारी चीजें करी। वो अल्टीमेटली जो विचार आया वो आया था कि अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम भारत, ठीक है, दैट इज द टैगलाइन, दैट इज द पोजिशनिंग वी कैरी। और हमने कहा कि ये ब्रांड जो है ये भारत में बनता है, भारत के प्रोडक्ट लाता है, भारत की स्टोरी बताता है, भारत के किसान के बारे में बताता है, वहाँ की नेचर के बारे में बताता है, वहाँ के कल्चर के बारे में बताता है, सारी चीजें जो भारत की हैं वो उस कंज्यूमर को बताता है जो कि इंडिया में बैठा है। हाँ। अब ये भारत और इंडिया की भी जैसे हमने बात करी थी, यहाँ पे उसको भी हम आज बताना चाहेंगे कि वो कैसे हमारे परिप्रेक्ष्य में कैसे हैं वो। तो एक जगह भारत है और एक जगह इंडिया है। ऑफ कोर्स इंडिया इस देश को ना एस्पिरेशंस दे रहा होता है, ठीक है, कोई भी चीज जो हो रही होती है, बॉम्बे, बैंगलोर और दिल्ली, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो गोल है वो एसेंशियली इंडिया ड्राइव कर रहा है, तो लार्ज एक्सटेंट कर रहा है, ठीक है। वहां पे वो जो पावर ऑफ वन भी कहते हैं ना, पहली चीज वहां हो रही होती है, आईटी वहां आ रही होती है, एआई वहां आ रहा होता है, या कंज्यूमर जो ब्रांड बन रहे हो वहां आ रहा होता है, ठीक है। बट वो एक दिशा दे रहा होता है, बट भारत उसके पीछे इट्स ए बहुत बड़ा मास, ठीक है, बहुत बड़ा इनर्शिया उसके साथ हो रहा था और वो उसको देख रहा होता है। और जनरली होता क्या है कि जो चीज इंडिया में 1-2 साल पहले हुई है वो धीरे धीरे करके भारत तक पहुंचने लगती है। ऑफ कोर्स, ठीक है। कलेक्टिवली जब ये दोनों काम करते हैं तो एक सक्सेसफुल मॉडल बनता है। ऑफ कोर्स, अगर बिजनेस के केस में कहेंगे तो ज्यादातर बड़े बिजनेसेस वो बने हैं जो कि दोनों में सक्सेसफुल हुए हैं। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मोबाइल्स हो गए, इंटरनेट हो गया। जैसे इंटरनेट की भी बात कर रहे हैं तो इंटरनेट सिर्फ इंडियन स्टोरी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है ना। तो अब ने कहा ये बट ये दोनों ही जो दो दुनियाएं थोड़ी अलग अलग है, बिल्कुल, है ना। इनकी सोच थोड़ी अलग है। एक बहुत ही एजुकेटेड है, उसने दुनिया को जानता है, वो समझता है, देखता है, ये सब है। एक में इतना धैर्य है, बहुत सारा उस पे क्या कहता है, ठहराव है और सरलता बहुत है। तो क्योंकि ये सोचते अलग हैं, दिखते अलग हैं, खाते अलग हैं, बोलते अलग हैं, तो हमने कहा कि अगर इंडिया को भारत की स्टोरी सुनाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। और जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर गुड़गांव के साइबर सिटी से किसी गांव के बच्चे को निकाल दिया जाए तो वो ऐसे आंखें फटी रह जाती है ना। तो क्यों होता है वो इसलिए होता है कि हमारी और आपकी लाइफ में जिस चीज का अभाव होता है ना, हमें वो चीजें प्रभावित कर रही होती हैं, ठीक है। अगर हम गांव से हैं तो साइबर सिटी हमें अच्छा लगेगा, और अगर हम साइबर सिटी में रोज अगर कंप्यूटर के आगे बैठे हैं तो किसी दिन नीम के पेड़ के नीचे आप ये वाली जो चितकोबरा अगर आप हमें दे दें तो बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो जब ये थॉट हमारे दिमाग में क्लियर हो गया और ये 3-4 महीने जब लगे तो हमें लगा कि इस कंज्यूमर को जिसको हम बेच रहे हैं इसको अगर भारत की स्टोरी बताएंगे और भारत के प्रोडक्ट देंगे जिसका कि उनकी जिंदगी में अभाव है, बिल्कुल है, तो ये अच्छी पोजीशनिंग होगी। ये सब कुछ हमने अपने तरीके से किया। हमें नहीं पता कि ऐसे होता है कि नहीं होता है, बाकी ब्रांड ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम भारत की बात बताएंगे, भारत के प्रोडक्ट लेके आएंगे, इसलिए इट इज अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम भारत। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है काफ़ी कस्टमर्स आपके जो गुड़गांव में या बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, इंडिया जिसको आप कह रहे हो, वो कहीं ना कहीं आए मे बी एक जनरेशन पहले या खुद की अपने लाइफ टाइम में आए हैं भारत से। जी, मतलब एज ए आई कैन कनेक्ट टू इट ना। Correct. मेरा बचपन बीता मेरे गांव में, मतलब मैंने मेरे बचपन में अपने हाथ से भैंस का दूध निकाला है, अपने सिर पे गोबर डाला है। nice. मतलब जो स्कूलिंग के टाइम पे एक 3-4 साल का दौर आया था। मतलब 10th से 12th तक का जो मेरा लाइफ थी। उसके बाद ठीक है, लाइफ टेक्स यू प्लेसेस, आप MBA करने निकल गए, कॉर्पोरेट में निकल गए, वो छूट गया पीछे। पर वो एक चीज़ थी जो अभी आप मिस करते हो, और मुझे लगता है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत से लोगों को। मतलब काफ़ी बड़ी संख्या है जो आज वहाँ पे साइबर हब में कंप्यूटर के आगे काम कर रही है, बट वो कहीं ना कहीं वो छोड़ के आए हैं पीछे। तो वो ऑफ कोर्स वो कनेक्शन रहता है, आपको लगता है ना कि वो मिस करेंगे। और जैसे आपने साइबर हब किया, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मैं पहली बार दिल्ली गया था 2011 में पढ़ता था, मतलब 2001 में मान लो आप। तो 12th से पास हुए तब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का दौर आया। गांव में पढ़े थे और दिल्ली में एग्जाम्स देने, कई एग्जाम्स के सेंटर वगैरह आते थे दिल्ली में, तो वहाँ जाते थे।
तो मुझे जब बस धौलपुर से निकलती थी और जब गुड़गांव से होगी, और तब वो साइबर हब वो बना नहीं था। आज वाला साइबर हब तो अलग है, मतलब 20 साल पहले 3-4 बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, बड़ी बिल्डिंग। वो जो एक शिप वाली बिल्डिंग एग्जैक्टली एरिक्सन का ऑफिस जिसमें है, ठीक है ना, वो CBRE का ऑफिस जिसमें है, और 1-2 बिल्डिंग्स और भी थी उस हाईवे पे आती थी जी। और क्वाइट लिटरली जब तक मेरी बस वहां से लेके इफ्को चौक क्रॉस नहीं कर जाती थी, मेरी गर्दन ऐसी ही रहती थी। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं मतलब विस्मय एकदम से, आंखें ऐसी फटी रहती थी। तो गांव में हमने मतलब कभी 3 मंजिल का मकान नहीं देखा, 2 मंजिल तक के मकान होते थे। क्वाइट लिटरली किसी ने ऊपर नीचे का बना लिया तो लगता है 2 मंजिल का मकान बना रखा है, कोई जरूरत ही नहीं थी तीसरी मंजिल बनाने की, कभी किसी को जगह इतनी बड़ी थी, समझ रहे हो। तो वो कनेक्शन है, मतलब आई कैन फील इट, कि वो मैंने क्वाइट लिटरली देखा है। मतलब मैं ऐसे गर्दन मेरी मुड़ती रहती थी, जब वो नजर से बाहर निकल जाता था तो लगता था कि यार ये भी क्या चीज है, और ये रहता था कि अगली बार जब जाएंगे तो वो बिल्डिंग आने वाली है, वो बिल्डिंग देखनी है मेरे को, समझ रहे हो ना। करेक्ट। तो एब्सोल्युटली तो आप वैसे कभी भी देखेंगे ना, बहुत सारे 2 तरह के नैरेटिव होते हैं। मतलब एक तो कई बार भारत और इंडिया की बात हो रही होती है ना, तो एक दूसरे को ऐसा लग रहा होता है कि एक दूसरे से compete कर रहे हैं, या कि बट इट्स हमने बिल्कुल अलग निगाहों से देखा है उसको, और पॉजिटिव फ्रेम पूरक है वो एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंटरी है वो, मतलब दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपकी गर्दन इसलिए घूमती थी क्योंकि वो उस दिन आपके जहन में ना वो एस्पिरेशन, वो इंडिया एस्पिरेशन डाल रहा था exactly। और अगर 20 साल की अगर आप स्टोरी देखते हैं तो उसमें भारत का, इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से कंट्री आगे मूव किया है, जिस तरह से हमने अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रगति करी है, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल वैसे ही समझिए कि इसकी एक 2 लाइन में हम इसे बोल देते हैं कि हम उड़े तो एक ही डाल से थे, एक ऊंचा उड़ा, एक लंबा उड़ा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक लंबा उड़ा भारत है, और ऊंचा जो उड़ रहा है वो इंडिया है। तो दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। जी बिल्कुल। सो ऑल्सो एक बहुत ही, आई एम श्योर कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया आपके बिजनेस में व्हेन यू वेंट टू शार्क टैंक, जी, है ना। मतलब मैं ऑफ कोर्स आपको काफी पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब बट टू वेरी लार्ज ऑडियंस आप बिल्कुल पहला जो नोटिस हुआ मास, मतलब पब्लिक में ना, एक नेशनल टेलीविजन पे होना, वो भी 15-16 मिनट का एक लंबा डेडिकेटेड टाइम आपके ब्रांड को मिला, और वो भी on a very popular show, जो मतलब everybody is watching it. Absolutely. So how did it change your life, as in like the business? तो देखिए, शुरुआत से बताते हैं, ठीक है। पहली बार जब शार्क टैंक आया था, तो जब हमने देखना चालू किया तो हमने कहा हम क्यों नहीं गए इस पे, ठीक है। फोमो हुआ हमें कि यार ये तो हमें भरना चाहिए था, ठीक है। और क्योंकि जैन में आता है, दिसंबर या जैन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैन में जब देखना चालू किया तो हमने जाके गूगल पे किया, तो हमें एक एप्लीकेशन मिल गया, वहां पे हमने जाके भर दिया। अब वो टाइम सही नहीं था भरने का, ठीक है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन खुलती है अप्रैल या मई में, और हम फेब में जाके भर दिए हैं, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं आया, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमारा लगता है कि पसंद नहीं आया होगा, कि हाँ बिजनेस उनको समझ में नहीं आया होगा। अब क्या हुआ कि अप्रैल के टाइम में वापस से ऐड वगैरह आनी स्टार्ट हुई कि आप अपनी एप्लीकेशन इसके बारे, इस शार्क टैंक 2 के लिए भर सकते हैं। तो हमारी टीम में कीर्ति कुमार थे, वो आए हमारे पास कि कीर्ति ने कहा कि ये निकली हुई है, भर दीजिए। मैंने कहा, उनको दादा बोलते थे, मैं दादा 2 महीने पहले तो भरा था, ठीक है। उनको नहीं पसंद, भाई नहीं आया, उनको नहीं चाहिए ये दूध वाला बिजनेस, ठीक है। कहते नहीं भर दीजिए, फिर भी क्या पता कुछ आ ही जाए। मैंने कहा आपको पसंद आ रहा है? कहते हाँ, तो मैंने भर दीजिए। कीर्ति ने जाके भर दिया। पहला एप्लीकेशन एक्चुअली कीर्ति ने भरा, ठीक है। कीर्ति ने भरा, और जब वो पहला जब जो भी उनका क्राइटेरिया उसमें से जब हमने क्लियर किया, तब हमें लगा कि अरे ये तो सही कह रहे थे कि कीर्ति। तो फिर हमने फिर उसमें एक्टिवली सीरियसली लिया एक्टिवली। फिर उसके लिए हमने अपनी वीडियो शीडियो और जो अपने बिजनेस प्लान जो थे और पूरा डेक वैक जो था, जो जो उनकी जरूरत है होती है, उनको पूरा किया। तो ऐसे तो स्टार्ट हुआ था। एंड सितंबर अक्टूबर में जाके हम बॉम्बे गए, यशराज में वो उसका शूटिंग वूटिंग होता है। एंड जस्ट शूटिंग हो गया था, और उसके बाद में 5 दिन के बाद ही हमें कॉल आया था कि उनको हमारी बैक स्टोरी भी कवर करनी है, तो वो फार्म पे भी आना चाहते हैं। तो ये तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आ गया था कि आएगा टीवी पे तो आने वाला है, तभी वो इतना एफर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो हमें ये क्योंकि समझ में आ गया था, तो हम नवंबर से हमने तैयारी करनी चालू कर दी थी। हमने अपने स्टॉक बिल्ड करना चालू कर दिया था और बहुत सारी चीजें। तो हमें ये था कि, और कुछ अच्छी बात ये थी कि हम सेकंड सीजन में थे। फर्स्ट जो वाले जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनसे हम बात भी कर रहे थे, तो उनकी स्टोरी ऐसी अमेजिंग थी कि उन्होंने बोला कि 10-10 मिनट में हम स्टॉक आउट हो गए थे, ठीक है। वेबसाइट क्रैश हो गई थी, तो क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत है। एग्जैक्टली, हाँ। और ऑडियंस इतना इंगेज होकर देख रहा होता है उसको कि आप देखिए ना कि किसी भी टीवीसी की अगर आप कोई भी अगर ब्रांड करता है तो करोड़ों में होती है उसकी। एब्सोल्युटली, हाँ। यहाँ 15 से 20 मिनट इतनी एक्सक्लूसिव मिल रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव मिल रहे हैं, एंगेज्ड ऑडियंस है, हर चीज वो देख रही है आपकी। आप 20 सेकंड की क्लिप में क्या ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट करोगे? आपको 15 मिनट है ना, आप पूरी अपनी स्टोरी बताओ जो बताना है। हाँ,
तो इसलिए वो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और क्योंकि हमें ये सारे फीडबैक मिल गए तो हमने तैयारी तो काफी की थी, ठीक है, बट तैयारी वगैरह सब रह गई फिर भी रह गई। जैसे ही वो टीवी आया 10 मिनट के अंदर हमारी वेबसाइट क्रैश, ठीक है। और हमें याद है वो पूरी रात भर हमने काम किया था, और वो जो शॉपिफाई पे जब भी ऑर्डर आता है ना, तो वो ना घंटी बजती है, टन टन टन, नोटिफिकेशन। तो रात के 2 3 4 5 6 सुबह, मतलब पूरा रात भर वो बजती रही, ठीक है। और रात भर हम काम भी कर रहे थे, बट तो उसको 2 हिस्सों में बांटिए, मतलब टीवी पे आने के बाद में शुरू का 1 महीना, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उसका क्या हुआ, 11 महीना, ठीक है। अगर साल भर में उसको ऐसे देखते हैं, क्योंकि अब लगभग 1 साल हो गया, एग्जैक्टली। तो पहला तो एक महीना होता है ना, वो तो क्रेजी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कंटेंट आपका वहां पे बना है, exactly. और आपने किस तरह की तैयारी कर रखी है, और कितना उस वो जो एकदम से सुनामी आई है उसको कैसे सर्व कर सकते हैं। और वो सुनामी बहुत अमेजिंग आती है, और कंज्यूमर ब्रांड है जिसके साथ हर कंज्यूमर कनेक्ट कर सकता है, तो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वगैरह हो तो बड़ा लिमिटेड सा उनका वो पोटेंशियल रहता है। अब घी, इंडिया दूध और घी तो खाता ही है, ठीक है। तो बहुत ऐसा है कि हर कस्टमर कनेक्ट कर सकता है, हर कंज्यूमर कनेक्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट एवरी कस्टमर जो है वो एक अच्छा ब्रांड ढूंढ रहा है, मतलब हर कोई परेशान है अपने एग्जिस्टिंग एब्सोल्युटली जो भी वो यूज कर रहे हैं उससे। तो शुरुआत का 1 महीना तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि क्रेजी था, ठीक है। हमने जितनी भी तैयारी करी थी सब ध्वस्त हो गई, ठीक है। और प्लेजेंटली ध्वस्त हो गई, प्लेजेंटली ध्वस्त हो गई। और एक टाइम के बाद आप कहते हो कि ठीक है, जो हो रहा है ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सारी चीजें कम, छोटे ब्रांड के पास उतनी नहीं होती हैं, अपनी क्या कहते हैं हैसियत के हिसाब से, औकात से ज्यादा हो जाता है, उस औकात से ज्यादा हम पैसा वैसा लाके भी वो पूरा इन्वेंटरी वगैरह सब खड़ी करी थी। उसके बाद भी अगर वो पार चला रहा था, हमने कहते हैं अब ये प्रॉब्लम अच्छी है, बुरी तो कुछ नहीं, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग की बात है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 11 महीने आप अपने ब्रांड पे बिल्ड ऑन कैसे करते हो, बिल्डअप कैसे करते हो, ठीक है। तो अगले 11 महीने की जो जर्नी है उससे हम अगर अपने आप को कहें तो हमें लगता है कि बरोसी ने अच्छा काम किया है। पूरी खासतौर से चैनल वाली लैंडस्केप में हम अक्रॉस अवेलेबल हुए हैं। लोगों ने इट्स लाइक जो IIT IIM का टैग नहीं होता है, शार्क टैंक का भी टैग लगभग वैसे ही होता है, ठीक है। वैलिडिटी दे देता है आपको, वैलिडिटी दे देता है। अब बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो शार्क टैंक से पहले हम कई बार रिक्वेस्ट किया था, उनको नहीं मिल रहा था, और उनकी अपने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और कितने लोगों को वो लेके आएंगे। बट शार्क टैंक आने से क्या है कि जब उनको ये समझ में आता है कि कंज्यूमर लेवल पे ब्रांड की अवेयरनेस तो आ गई है, दिस इज द राइट टाइम, ये ब्रांड हमारे चैनल पे आ जाना चाहिए। तो चैनल का एक्सेप्टेंस आया, और वो जल्दी हमने भी उस पूरे मोमेंटम को कैप्चर करना स्टार्ट किया। एंड पिछला 1 साल देखेंगे तो हमने मोर देन 100% का ग्रोथ किया है। दिख रहा है। इफ आई रिमेंबर इट राइट, आपने रफली कुछ 4.2 या 4.7 CR का फिगर बोला था शार्क टैंक एपिसोड पे। करेक्ट। उस बात को शूट से लेकर अभी तक भी आप 1.5 साल भी मान लो जी, तो 4.7 टू लाइक 12 करोड़ इज बिल्कुल फेनोमेनल ग्रोथ। मोर देन 100% का ऑर्गेनिक ग्रोथ किया है। आज भी हम प्रॉफिटेबल हैं, जैसे प्रॉफिटेबल होते हुए ग्रो करना उसके लिए ग्रो कर रहे हैं। तो हर मतलब 360 डिग्री आप समझिए कि चाहे वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, ब्रांड की अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, चैनल की एक्सेप्टेंस के व्यू से समझ लीजिए। ये शुरुआती दौर में अगर किसी भी कंज्यूमर ब्रांड को और या किसी भी ब्रांड को अगर ये शॉट मिलता है तो दे शुड टेक इट। आज के डेट में सबसे बढ़िया शॉट है वो, सबसे बढ़िया मौका है। जीरो कॉस्ट उस लेवल की मार्केटिंग पब्लिसिटी जो कि आप आई एम श्योर एज अ स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं, फंड ही नहीं कर पाओगे, उतना आपके पास है नहीं है ना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मतलब, और उसके लिए तो हम बोलेंगे कि मतलब अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल लेनी चाहिए, और हम जैसे ब्रांड को थैंकफुल रहना चाहिए कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली। आपने कहा एसेंशियली आपको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली ब्रांड में ना, और मैंने भी देखा अगर लास्ट आपका 1.5 साल की जर्नी को ट्रैक करो, यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर। उससे पहले प्राइमरली आप तो गुड़गांव में अपने चैनल के थ्रू बेच रहे थे या आप वेबसाइट पे बेच रहे थे? करेक्ट। क्विक कॉमर्स को और ई कॉमर्स तो स्टिल इज कंपैरेटिवली इजी जी। क्विक कॉमर्स को और मॉडर्न ट्रेड को क्रैक करना जी, जो कि स्केलेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जी, मतलब क्या लर्निंग्स रही आपकी एंड कैसे किया मतलब एसेंशियली? तो देखिए पहले तो ई कॉमर्स को क्विक कॉमर्स को समझने की जरूरत है, ठीक है। ई कॉमर्स अगर अमेजोन की बात करते हैं या फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, वो पूरा मॉडल इस बेसिस पे चलता है कि जितने ज्यादा ब्रांड, जितने ज्यादा बिजनेसेस उसके ऊपर होंगे, एग्जैक्टली वो उनका बिजनेस मॉडल उसी हिसाब से है, और उनके लिए उनके बिजनेस के लिए उसका फायदा होने वाला है, ठीक है। क्विक कॉमर्स जो है डिफिकल्ट टू क्रैक है, क्योंकि उनको 10 मिनट में सारी चीजें पहुंचानी है। तो इन्वेंटरी उनको लिमिटेड मेंटेन करनी है, उसके लिए दे विल बी वेरी पिकी अबाउट किस ब्रांड को रखना है जी। ऐसे ब्रांड जिनकी अवेयरनेस ज्यादा है, कंज्यूमर्स के दिमाग में जो ज्यादा बसते हैं, जिनका
टर्न अराउंड टाइम ज्यादा है, ठीक है, सॉरी कम है मतलब, कम है कि जल्दी से जल्दी इन्वेंट्री जितनी आती है जल्दी बिक जाती है। यस, तो और वो डार्क स्टोर वाले मॉडल पे भी काम कर रहे थे, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ही डिलीवरी करना है। बिल्कुल। तो आपके आसपास ही कोई एक डार्क स्टोर होगा, वही आपको 10 मिनट में दे सकता है। बिल्कुल। अब डार्क स्टोर अगर आप सिटी में ले रहे हैं तो उसकी रेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और वो बहुत बड़े बड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। वो छोटे छोटे होते हैं। अब छोटे होते हैं, लिमिटेड इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हैं, तो ब्रांड भी कम होंगे। तो एक्चुअली क्विक कॉमर्स एक्चुअली ब्रांड के लेवल पे भी नहीं काम कर रहा होता है। तो जैसे कैटेगरी के लेवल पे कर रहा होगा, एक्चुअली एसक्यू के लेवल पे काम कर रहे होते हैं। ओके। तो मतलब ई कॉमर्स तो आप ब्रांड के लेवल के, आप भरोसी ब्रांड है, आप ई कॉमर्स अमेज़न पे अवेलेबल है, आपके सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके सारे एसक्यू अवेलेबल है। हाँ, एग्जैक्टली। क्विक कॉमर्स की जब आपकी बात होगी तो वो कहेंगे कि ठीक है, ब्रांड ये है, हाई सेलिंग 3 प्रोडक्ट ये है, मतलब जैसे अब घी है हमारा, तो घी में अगर E2 काऊ घी ज्यादा बिकता है, तो कौन सा E2 काऊ घी में भी आपके पास 300 ml भी है, 500 ml भी है, 1 लीटर भी है, ओके, हाँ, कौन सा निकलता है, तो वो एक से स्टार्ट होती है वो जर्नी। ओके, क्योंकि और उसमें भी आपको, जैसे हमारे केस में हमें 3 या 4 फेसिंग मिलती है, मतलब एक दिन में वो 3 या 4 ही जार रख सकते हैं। ओके। स्पेस तक वो कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट रियल एस्टेट इज अ कॉस्ट, और वो कमिटमेंट टू डिलीवर इन 10 मिनट्स। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। और जिसको अब उन्होंने अपने ऊपर लिस्ट कर लिया है, अब वो 10 मिनट में डिलीवर होगा। ठीक है, तो मतलब वहां पे फिजिकली वो पीस होना जरूरी है, होना चाहिए, होएगा ही होएगा। अब वो जो ब्रांड अगर नहीं मूव कर रहा है, बट वहां बैठा हुआ है, तो वो उनके लिए कॉस्ट है। तो इसलिए वो बहुत ही पिकी रहते हैं। ठीक है, और इस हमारा जो जर्नी जो शार्क टैंक से पहले क्विक कॉमर्स को हम कोशिश कर रहे थे, और यही वजह से हम नहीं हो पा रहा था। बट सबसे पहले हमारा क्रैक हुआ ब्लिंकिट, क्योंकि जो उनके फाउंडर अलबिंदर हैं, उन्होंने अपने लिंक्डइन पर डाला था कि जो भी शार्क टैंक ब्रांड हैं उनको हम जगह देंगे, चांस देंगे, और साथ में 5 लाख रुपए की मार्केटिंग की सपोर्ट भी देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारी जर्नी ऑन क्विक कॉमर्स स्टार्टेड थ्रू ब्लिंकिट। ओके, ठीक है, और ये अप्रैल में हमने हुआ। तो जब ब्लिंकिट पे आया तो फिर स्विगी कंपटीशन को फोमो होने लग जाता है। यस जी, बिल्कुल सही। आपने मैं यूज नहीं करना चाहता था, फिर आपने यूज किया उसको। तो वो जब हम स्विगी के पास पहुंचे और हमने बताया कि देखिए बिग बास्केट हमारा पहले हो चुका था, अमेज़न भी था, और फिर ब्लिंकिट भी उसमें दिख रहा था। जब हमारा डेक दिखाया तो पहले क्योंकि स्विगी नहीं कह रहे थे कि अभी जगह नहीं है, इंस्टामार्ट पे स्विगी इंस्टामार्ट की बात कर रहे हैं। बट जब हमारी बातचीत हुई, जब उन्होंने ब्रांड के बारे में बताया, कैसे हम कर रहे हैं, ओवरऑल चैनल्स पे कैसे कर रहे हैं, तो उनको लगा कि आई थिंक ये ठीक ब्रांड है, एक बार चांस देना चाहिए। उन्होंने चांस दिया, और तीनों ही क्विक कॉमर्स ने, हमें जेप्टो के में भी ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे चांस दिया हमने वो प्रूव करके दिखाया। मतलब हमारे नंबर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं वहाँ पे। आज की डेट में क्विक कॉमर्स कुछ 50% बिजनेस हमारे ओवरऑल बिजनेस में करता है, बहुत तेजी से बढ़ा है, जबकि 6-7 महीने का ही है। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि और ये और सिग्निफिकेंट होगा आने वाले टाइम में। कि एक टाइम था जब आज से 5-7-10 साल पहले चले जाएंगे, तो जो ई कॉमर्स में अमेज़न कर रहा था ना हमारी जिंदगी में, कि जो घर पे बैठ के चीजें मिल रही थी, कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा था ऑफलाइन टू ऑनलाइन, घर पे मिल रही थी, पर 2 दिन 4 दिन में मिल रही थी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरे को घर पे मिल रही है। उस टाइम कंज्यूमर के दिमाग में उस चीज की आदत को डाला जाता कि आप घर पे बैठिए ना, आपको घर पे आ जाएगा। 2-3 दिन का ऐसा टाइम का इशू नहीं था। ठीक है, क्विक कॉम ने उस पूरी लैंडस्केप को चेंज किया। उसने कहा कि वही चीज जो आपको 2-3 दिन में मिलती है, वो तो आपको मिलेगी ना। 3 दिन क्यों वेट करने हैं, या 2 दिन क्यों वेट करना है, अभी लीजिए ना। मतलब कोई लिटरली मैंने देखा है, मैं फ्रेंड के वहाँ पे गया था, वो चाय का पतीला चढ़ाने की तैयारी हो गई है कि चलो दूध मंगा लेते हैं, अभी आ जाएगा टेस्ट करके। मतलब मैंने बोले ओके, ऐसे हो रहा है क्या? पहली बार जब आता है ना क्विक कॉम में कोई भी पहला जो प्रोडक्ट था, तब तो ऐसा लगता है कि ये जीनी आ गया। एग्जैक्टली, ऐसे कैसे हो गया? मतलब अभी तो दबाया था, ये तो आ गया यार। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस जैसे हुआ है ना पूरे सभी कंज्यूमर्स को, और बहुत तेजी से उसका अडॉप्शन हुआ है। और जब एक आदत कंज्यूमर को पड़ जाती है, एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप यू कांट गो बैक फ्रम देयर। फिर वो रहने वाला है। एग्जैक्टली, क्विक कॉम का ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, और उसके थोड़े स्ट्रक्चर इधर उधर हो सकते हैं। हो सकता है 10 से वो 20 मिनट हो जाए, और या फिर 5 हो जाए। ठीक है, और या फिर उस पर कुछ चार्जेस लगने चालू हो जाए। ये सारी चीजें का छोटा मोटा चेंज हो सकता है, बट क्विक कॉमर्स रहने वाला है। यस, वो रहने वाला है। और ज्यादातर कंज्यूमर वही जो ई कॉमर्स पे था, वो क्विक कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये तेजी से ट्रेंड बदल रहा है। और अब ये देखते हैं अभी तक, बट ये मेट्रोज का फिनोमिना है, कितनी जल्दी वो टीयर 2 में आए, स्टेट कैपिटल्स में आए, और फिर उसके बाद छोटे शहरों में भी आता है, वो देखना काफी बाकी है। तो अगर ये बढ़ेगा
तो लाजमी है कि जो ब्रांड भी जो उसमें है ऑफ कोर्स वो भी उसके साथ में एसेंशियली वो वेव है, अगर आप उस वेव के ऊपर हो तो यू Yes. वो टाइड आपको लेके जाएगी साथ में। तो मॉडर्न ट्रेड ऑफलाइन जो है आज भी हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा सेगमेंट है। हाँ आई थिंक 90% से Exactly, अभी भी ज्यादा वही बिजनेस आज भी मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड के बीच में, जनरल ट्रेड जिसे कहते हैं ना, general ऑफलाइन वाली। हाँ जी, हम अभी क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे रेवेन्यू नहीं है और वो जर्नी अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। मॉडर्न ट्रेड में हमने बहुत सेलेक्टिवली मेट्रो सिटीज में किया है, जैसे नेचर्स बास्केट के साथ हमने किया है, लमाश में के साथ किया है, और कुछ और ऐसे प्रीमियम मॉडर्न ट्रेड जो चेन्स हैं उनके साथ में हम बिजनेस कर रहे हैं। बट उसको हमने पूरे लार्ज स्केल पर स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि वो एक चैनल ऐसा है जिसमें काफी सारे कैपिटल की जरूरत होती है, इन्वेंट्री बहुत चाहिए उसके लिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, और क्योंकि उसमें आपका पैसा भी लगने वाला लगता है, वो पैसा फिर उसका एक साइकिल है वो वापस आता है, तो और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑपरेशंस हैवी हैं, तो इस करके अभी हमने उसको स्टार्ट नहीं किया है, छोटा ही है वो। बट ये वाला साल हम देख रहे हैं कि मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड में भी बरूसी अपने पैर और स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ाएगा। ओके। ऑल्सो दुर्लभ, मैंने देखा था अभी तो रिसेंटली आपने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी विच सॉर्ट ऑफ इंट्रिग्ड मी अबाउट 5 स्टेजेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जर्नी, एंड ऑफ कोर्स बहुत लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी लोग उसी के लिए आपको सुन भी रहे होंगे एंड ऑफ द डे टू कुछ सीखने के लिए। वो कुछ 5 स्टेजेस थी, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट। अच्छा, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि एक हम रनिंग करते हैं, ठीक है, तो हम रनिंग कर रहे थे, तो होता क्या है कि हमारी एक पूरा जो सोसाइटी का एक चक्कर कोई 1.2 किलोमीटर का है, ठीक है, तो जनरली कई बार 4 चक्कर लगते हैं, 5 लगते हैं, 6 लगते हैं, इतना होता है। तो हम उसमें सोच रहे थे कि और ऐसे ही कई बार आप सोचते हो और दौड़ते हुए तो वैसे भी अकेले हो तो सोचते रहते हो, तो हमने कहा कि कैसे इसका पैटर्न क्या है, तो हम वो जब पैटर्न देख रहे थे तो यानी पहला वाला जो चक्कर है ना, क्योंकि तब एनर्जी भी होती है, पहला जोश रहता है, हाँ, तो वो आराम से निकल जाता है, ठीक है, जोश होता है और वो क्या कहते हैं एंथुसियाज्म होता है, ठीक है। तो पहला जो है वो पहला वर्ड जो है वो एंथुसियाज्म है कि भाई दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ रहे हैं, स्पीड में भी दौड़ रहे होते हैं। दूसरा जब राउंड हम मार रहे होते हैं चक्कर, तो अब क्या है कि वो जो शारीरिक जो लिमिट्स है वो बॉडी की पुश होनी शुरू होती है, हाँ वो स्टार्ट होती हैं, सांस थोड़ी सी बढ़नी चालू होती है, पसीना निकलना चालू होता है, एंड जब वो कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आपको लगता है, तब मेरे को हमेशा लगता है कि 4 होंगे पूरे कि नहीं होंगे, 5 पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और मुश्किल हो रहा है, अभी आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, रोक देते हैं, 2-3 पे ही रोक के खत्म करते हैं। तो डाउट वाला जो है मोस्टली मेरे लिए 1.5 से 2.5 का वाला जो राउंड होता है उसमें मेरे काफी सारे डाउट आ रहे होते हैं, ठीक है, एंड फिर आपका दिमाग काम करता है, फिर वो कहता है कि नहीं यू हैव टू पुश, हाँ ये पहले भी आप दौड़े हो, आज क्या दिक्कत है, ठीक है, अभी क्या है, बस चुपचाप दौड़ते जाइए, एक एक कदम आगे की तरफ कीजिए, जैसे दौड़ते हैं अभी तक दौड़ रहे हो पिछले 10 साल से, अगला एक कदम मार पे ध्यान दीजिए, ज्यादा और इधर उधर मत कीजिए, वो डिसिप्लिन जो होना चाहिए तो वो डिसिप्लिन से बस भागते जाइए, दौड़ते जाइए। तो वही हमें लगता है कि वो तीसरे 3.5 वाला जो है ना, वो चक्कर में वो हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रखते हैं, चाहे सांस फूल रही है नहीं फूल रही है, बट उस थॉट से आपको ये समझ में आने लगता है कि आप अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो डाउटफुल वाली जो जर्नी है ना, उससे आप निकल के डिसिप्लिन पे लैच कर जाते हो कि अब ये निकालेगा हमें, ठीक है। तो वो तीसरा चक्कर होता है वो वैसे होता है। अब 3-3.5 के बाद ना आपको ऐसा लगने लगता है कि अब तो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ वो पॉजिटिव जो है चीजें दिखने लगती हैं कि अब तो 2 चक्कर और बचे हैं, 1.5 चक्कर और बचा है, ठीक है। तो आप फिर आपके पास से वो जो पहले वाली जो एनर्जी है ना थोड़ा सा बेहतर होने लगती है, और आपको लगता है कि अब ये सामने दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जो है विद इन रीच है, अब तो ये मतलब हो जाएगा, करेक्ट। तो उसको हम ऑप्टिमिज्म कन्विक्शन और ऑप्टिमिज्म के बीच में था। कन्विक्शन हम लास्ट वाले को मानते हैं क्योंकि लास्ट में तो अब दिखता है, अब तो चाहे सांस भी फूल रही है, चाहे पैर में दर्द हो रहा है, अब तो पूरा ही होगा, अब तो कन्विक्शन है कि अब तो मतलब मोमेंटम में भी कर लेंगे ना, तो 5वां चक्कर कंप्लीट हो ही होएगा, ठीक है। तो जब हम ये ऐसे ही सोच रहे थे एक दिन को इसको, तो हमने एक्चुअली जब हमने पूरी बरूसी की जर्नी में देखा था, तो शुरुआत के जो 2 साल थे, पहला जो साल था वो तो उस टाइम में तो ऐसा ही लग रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिज्म होता है कि जैसे हमारा, और ओवर ऑप्टिमिज्म था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरे को लगता था गांव से हूँ, सब कुछ बड़े आराम से कर लेंगे, गाय भैंस तो रोज देखी है, पहले 2-3 गायें होती थी, 50 पालनी है, पाल लेंगे, दूध निकलेगा बेच देंगे, वैसा होता नहीं है। वहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है, वहां से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। और जो शुरुआत जब ये हकीकत सामने आई
तो वो दूसरा चक्कर था हमारा, जो 2 साल बाद में जो डाउटफुल वाला जो था ना, कि हमें लग रहा था कि खेती करने निकले हैं किसान, हम अपने आप को समझते हैं और हमसे ही नहीं हो रहा है। बहुत जबरदस्त डाउट, ठीक है। फार्म पे बैठ के माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि बॉस कहाँ, माता पिताजी सही कह रहे थे कि जो कर रहे हो वही करो, कहाँ वापस जा रहे हो, ठीक है। तो बट दरवाजे सारे बंद करके आए थे, ताले लगा के आए थे, वापस का रास्ता था नहीं, ठीक वो है। एक बहुत बढ़िया तरीका है, मतलब अगर आपको सही में सिंसियर हो ना, तो बंद बोट कर दे अंग्रेजी में उसको, कि मतलब नौकाएं जला दो, वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या आगे जाने का, तैरोगे, ठीक है। तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो अब क्या है कि जो चीज प्रॉब्लम जहां है उसको सॉल्व करना ही एकमात्र सॉल्यूशन था, वो करना चालू किया। तो वो डिसिप्लिन वाला जो रनिंग में हम बता रहे हैं, तब आप एक एक चीज को एक कदम, जैसे कहते हैं ना, अगला एक चीज सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, उस डिसिप्लिन से आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ये एक कदम का बिल्कुल सही स्टेप है। मैं भी जब दौड़ता हूँ, थोड़ा बहुत रनिंग करता हूँ जी, अच्छा। तो ऑब्वियसली जो आपकी स्टेटस है वही घुटने जवाब दे जाते हैं, यू रियलाइज कि यार ये कहाँ पंगा ले लिया। बट देन मेरा एक ही गोल रहता है कि जनरली रोड पे दौड़ते हो आप, जनरली लैंप पोस्ट रहते हैं, अगले लैंप पोस्ट तक जाना है, उससे ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो कि जनरली 100-150 मीटर का गैप रहेगा, एंड देन वहां पे जाके अगले पे जाना है, अगले पे जाना है, करते करते 10 किलोमीटर हो जाते हैं, कोई लिटरली हो जाते हैं 10 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो बिल्कुल, क्योंकि आप भी रनिंग करते हैं तो वो सिमिलर थॉट है, वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन से और एक्चुअली में वो डिसिप्लिन वाली चीजों से ही जो हमारी जो जर्नी में जो दिक्कतें जो थी वो सॉल्व होना चालू हो गई। कुछ 2-3 चीजें ऐसी हुई कि जो बिल्कुल ही हमारे कैश फ्लो दिक्कत में थे, हम B2B बेच रहे थे, उन चीजों को जैसे ही हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना चालू किया, सही प्राइसिंग पे दिया, फाइनेंसेस को अपने संभाला, ठीक है, आगे मार्केटिंग ठीक से करना चालू किया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। और जब वो प्रॉब्लम्स चालू कर ही रहे थे तो आपने इतनी बीच में थोड़ी जर्नी भी आगे ले गए। तो अब आपको दिख रहा होता है कि ये तो बेहतर हो रहा है, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, आना चालू हो जाता है, ठीक है। फिर वो और बेहतर हो जाता है, फिर कन्विक्शन वाली जर्नी आ जाती है कि अब जैसे अब शार्क टैंक लग रहा है, अब कितने सारे लोग जान रहे हैं, तो अब वो कन्विक्शन है कि भाई अब ये वाली जर्नी में कुछ तो कुछ करेंगे, ठीक है। तो डाउट कम हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, कन्विक्शन आ जाता है। और ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, काफी लर्निंग के बाद आता है। ऑफ कोर्स, ये वैसे नहीं आ रहा होता जैसे शुरुआती साल में होता है ना, हम तो कर लेंगे। तो इसमें ठहराव होता है, इसमें वो उफान नहीं है, ठहराव होता है कि एक मैच्योरिटी होती है जी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है जी। तो इसलिए ये पोस्ट हमने डाला था क्योंकि काफी सारी सिमिलरिटीज हमने एंटरप्रेन्योरशिप और रनिंग के बीच में देखी थी। स्पोर्ट्स में और एंटरप्रेन्योरशिप में है काफी सिमिलरिटीज, मतलब जी हाँ, बिल्कुल है। टेस्ट मैच और मैराथन के साथ भी हम कहते हैं कि एग्जैक्टली, टेस्ट मैच में हम इसलिए कहते हैं कि हमारी जिंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो पूरी जर्नी जो रही है, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही है और जिसका कई बार ना ऐसे अफ्रंटली कोई बोल नहीं रहा होता है, वो होता है धैर्य, ठीक है, पेशेंस के साथ खड़े रहना। जो अभी क्या ये करंट सिनेरियो में जितना वो ग्लैमराइज किया है एंटरप्रेन्योरशिप को, एंड एवरीबॉडी इज लाइक क्विक सक्सेस ना, इसने इतने फंड रेज कर लिए, इसकी वैल्यूएशन ये होगी। आपको लगता है कि अगर मेरे 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं तो शायद कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा है नहीं। जबकि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी लॉन्ग गेम, विद और विदाउट फंडिंग, करेक्ट। तो एग्जैक्टली, बट शमशेर ऐसा होता है कि ये 7 से 8 साल बाद जब आप देखते हो ना, तब आपको इसका महत्व समझ में आता है कि धैर्य इंपॉर्टेंट था। और जब आप उस पीसेस को साथ में रखते हो ना, बट 2 साल पहले जब बिल्कुल शुरुआत में टाइम पे और अच्छा, हमारी फंडिंग तो स्टोरी इसलिए भी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि हमें आता नहीं था एक्चुअली। एग्जैक्टली, हमें फंड रेज करना नहीं आता था, तो हम क्या सोचते थे कि यार ये फंड रेज ये अलग काम है, ये अलग काम है, सब बढ़िया काम कर लेते हैं और एक कदम आगे कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब 8 साल बाद देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ठीक है कि सबके प्रोज और कॉन्स होते हैं, ठीक है, बट हमें लगता है कि जिस तरह से हमने बनाया है वो एक बहुत सही बनाया है, वो ठीक रास्ता है, ठीक रास्ता है। दूसरे रास्ते भी ठीक है, बट हमारे हिसाब से बरोसी के लिए ये रास्ता ठीक था। और इस रास्ते में धैर्य ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 2-3 फेसेस ऐसे आए हैं जबकि हमारी ग्रोथ फ्लैट हो रही थी, लोगों उतना मजा नहीं आ रहा था, बट जैसे टेस्ट मैच में एक बॉल आती है ना जिसमें आपको शॉट लगाना होता है, वो बॉल आती है। हाँ, ऑफ कोर्स। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पिच पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, आप अपना धैर्य खोज के वापस जा चुके हैं पेविलियन में, कि अपना द्रविड़ की तरह जो बैट है हर बॉल पे ऐसे करके और उस बॉल का वेट कर रहे हैं जिस पे आप लगाना है, और आपको एग्जैक्टली नहीं पता बॉल कब आएगी, समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली, वो आपकी कभी भी हो सकती है। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट्स अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यस, बट द फैक्ट आल्सो इज कि इफ यू आर एट enough number of places, enough number of times, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम बिकम्स हाई। करेक्ट। तो आपको वहां रहना जरूरी है। अगर आप चले ही गए मैदान छोड़ के तो फिर नहीं होगा ना आपका। बिल्कुल। तो धैर्य रखना बड़ा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर
तो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्मोइल आते रहेंगे, कई बार ऐसे सुनामी आएंगे, कई बार ऐसे एकदम डाउनसाइड आएगा, तो दोनों ही जगह जब ऊंचाइयां आ रही हैं तब भी धैर्य नहीं होना है, जब नीचा गहराई में जा रहे हैं। अंग्रेजी में वर्ड है इक्वेनिमिटी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो एसेंशियली जब कामयाब हो तो नाचने गाने की जरूरत नहीं है, मतलब रिलैक्स एंजॉय, बट वो तो नहीं कि बिल्कुल खुशी में पागल हो गए हैं, वो भी नहीं है। और जब बुरा टाइम आए तो भी आपको संयमित रहना है, मतलब एसेंशियली वो एक क्वालिटी है, वो मतलब बहुत सही रहती है। और मैं बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ, लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू नो प्रोफेशनल कनेक्शंस, एक भी ऐसा नहीं है जिसने वो अप एंड डाउन नहीं है, नॉट इवन वन कि जिसका ग्राफ सीधा ऐसा रहा हो, बिल्कुल एक भी नहीं है, एक भी। वो जस्ट बिकॉज मे बी हो सकता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में वो स्टोरीज जो आप तक नहीं पहुंचती देखते हैं, वो सिर्फ वही वाला पार्ट कवर करती हैं जहां पे वो शूट होता है। वो कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं है। एब्सोल्युटली। आपने वो सिर्फ वही नाइट कवर की जब वो सक्सीड हुआ, वो अलग मैटर है, उससे पहले की कहानी आपने कवर नहीं की। बाकी वो ओवरनाइट सक्सेस के लिए सालों लग जाते हैं बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस और धैर्य लगता है। करेक्ट। एक आई एम श्योर कि काफी चैलेंजेस आए होंगे आपकी जर्नी में, लाइक ऑल एंटरप्रेन्योर्स। एक तो आई वांट टू टॉक अबाउट टीम बिल्डिंग, यू नो, बिकॉज आप जिस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, एक आपका काफी बड़ा जो ऑपरेशन है पूरे रूरल इंडिया में, हायरिंग टैलेंट बिकम्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ। मतलब आप ऑफ कोर्स स्टार्टअप के अपने चैलेंज है कि आप बहुत ज्यादा पे नहीं कर सकते, फंड क्रंच रहता है, हमेशा एक लिमिटेड बजट रहता है आपके पास, एक बड़ी एमएनसी से कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बट एट द सेम टाइम सैलरी को अगर आप साइड में बैठा दें तो किसी टॉप मैनेज सपोज आपको कोई टॉप लीडरशिप रोल के लिए कोई बंदा चाहिए, अभी ही वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल लिविंग इन पटौदी। करेक्ट। चिल्ड्रंस को पटौदी शिफ्ट करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर ग्रो करना है तो टैलेंट चाहिए आपको, उसके बिना काम नहीं होता। करेक्ट। तो एग्जैक्टली आपने अच्छी खासी टीम बनाई है, यहाँ तक पहुंचे हो, टीम के भरोसे पहुंचे हो, तो कैसे? तो देखिए, इसको हमने दो तरह से सॉल्व किया है। एक तो जो आप कह रहे हैं कि जो हायर मैनेजमेंट जैसे बोलते हैं, जो आपके की रोल वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उसको तो हम पटौदी में क्रैक नहीं कर पाए, अगर सही बोलेंगे तो। उसको तो हमने इसीलिए पटौदी हमने दो हिस्सों में रखा है। हमारे जो पूरा जो प्रोडक्शन और सप्लाई चेन है वो पटौदी में है, ठीक है, और जो सेल्स, ब्रांड, मार्केटिंग और फिनांस वाले जो लोग हैं वो गुड़गांव में है। क्योंकि देखिए, ह्यूमन सबको आगे बढ़ना है, ठीक है, और ऐसा नहीं कहते हैं कि हम पटौदी में नहीं बढ़ सकता है, बट और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। बच्चों के, उनके बच्चों के जो स्कूलिंग है, उनको एक लाइफ स्टाइल जीना है, एक सर्टेन तरह का लाइफ स्टाइल है, तो टैलेंट पटौदी में रुकना मुश्किल होता है ये ब्रांड के लिए, ठीक है। ये चैलेंज मैंने फेस किया, मतलब मैंने स्कूल बनाया, वी आर टॉकिंग आउटसाइड जी, एक स्कूल था पैरेलली अलोंग विद माय कॉर्पोरेट करियर। अच्छा, मतलब स्कूल, अगर आप स्कूल के सेंस में देखो, इट वाज सक्सेसफुल, मतलब आज भी स्कूल फंक्शनल है, 1600 बच्चे हैं, 1600 बच्चे बहुत होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, करेक्ट, प्रॉफिटेबल है। अगर इवन मैथमेटिकली भी मैं देखूं तो मैं अच्छा खासा पैसा बना रहा था, इन अ सेंस कि मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं कॉर्पोरेट करियर में जिंदगी गुजारूं। बट एक बियॉन्ड अ पॉइंट इट बिकम्स डिफिकल्ट, बिकॉज अब आपको उसको फुल टाइम आना पड़ेगा उसमें, बिकॉज एक सर्टेन स्किल आगे आप उसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो ना, एज इन। और अगर आपको फुल टाइम आना है तो इट्स अ लाइफस्टाइल चॉइस, आपको शहर छोड़ना पड़ेगा। वो बनाया मैंने मेरे गांव में था, तो उसको गांव में जाना पड़ेगा, फिर मैं चला भी जाऊं, देन फैमिली को भी जाना पड़ेगा, बच्चों की स्कूलिंग भी वहीं होगी, वो सारे डिसीजन देखिए आखिरी में मुझे आई डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ दैट स्कूल, सेल माय स्टेक एंड मूव आउट ऑफ दैट। करेक्ट। तो आई एम श्योर कि मैं, जबकि मैं तो ओनर था, मतलब मैं फाउंडर था उसका, समझ रहे हो, तो एक एम्प्लॉय के लिए तो और भी बड़ा मुश्किल है कि गुड़गांव में जॉब मिल रही है ना, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे इतनी दूर। जी, तो इसको हमने ब्रेक किया है। तो पहले तो इसलिए हमने कहा कि ये वाले जो सर्टेन फंक्शंस हैं ये गुड़गांव से मूव होंगे, और प्रोडक्शन के, ऑपरेशंस के, सप्लाई चेन को हमने वहां रखा है। अब वहां की एक प्रॉब्लम बताते हैं, वहां पे हमें किस तरह की, देखिए हर जगह पे टैलेंट मिलता है, ठीक है। टैलेंट में दो तरह के लोग होते हैं, एक एस्पिरेशनल होते हैं जो हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और एक है कि ठीक है मिल रहा है, तो आप एज ए ब्रांड हमेशा चाहेंगे वो एस्पिरेशनल बंदे आपके पास आए, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो आगे उनकी टेंडेंसी है, माइंडसेट और थॉट प्रोसेस माइंडसेट वैसे है। अब चैलेंज क्या होता है कि शुरुआती दौर में तो जब बिल्कुल नया था भरोसी, तो वो उस तरह का टैलेंट रुकना ही नहीं चाहता था, उनको कोई बड़ी कंपनी में काम करना है या ऐसे ब्रांड के साथ काम करना है जिसका नाम सुना हुआ है, अपना सीवी बिल्ड करेंगे ना इवेंचुअली। जी हाँ, तो उस केस में हम क्या करते थे कि बीच वाले ही लोग, ठीक है, उनके साथ में बैठ के उन एस्पिरेशंस को हमने जगाया है एक्चुअली, ओके, ठीक है, हाँ, उसमें कहते हैं ना, हाँ, वो बहुत सही तरीके फ्यूल करना जैसे कहते हैं, हाँ, क्योंकि मिल नहीं रहे थे, लोग रुक नहीं रहे थे, तो पहले हमने ये जानने की कोशिश करी कि ये आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, और उसमें गलतियां भी होती हैं, ऐसा नहीं कि आप जिसको जजमेंट तो है ही हमेशा। जी हाँ, तो वो जो
अब ऐसे कह सकते हैं उसको कि अगर अब हम देख रहे हैं पिछले 5-6 साल में हमारा रिटेंशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को चूज किया जो काम करना तो चाहते थे बट बहुत ज्यादा विजन और वो सब की क्लैरिटी नहीं थी, तो हमने उनके लिए एस्पिरेशन बरूसी को बना दिया कि आप यहाँ पे काम करेंगे, आपके बारे में हम ख्याल रखेंगे, आपकी लाइफ ऊपर जाएगी। तो आज बहुत अच्छे मतलब 5-5, 6-6 साल से जो लोग हैं वो हमारे साथ में है, पटौदी में है। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, दिस इज वन ऑफ द वे। हाँ, मतलब एसेंशियली आप एनेबल करो उसका करियर ग्रोथ। जी, मतलब विदाउट यू प्रोबेबली उसका ग्रोथ हुआ ही नहीं होता। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एक वो लॉयल्टी एलिमेंट आता है। करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है, नाइस। एंड इसमें हमें क्या टियर 2 वाले जितने भी जो कैंडिडेट होते हैं ना, और ये हमने क्योंकि टाटा के बारे में भी सुना था, ठीक है, उनमें दो कैरेक्टर तो हमें काफी मिलते हैं कि एक तो वो मेहनती होते हैं, हाँ, ठीक है, बाय नेचर होते हैं, बाय मेहनती होते हैं, उनके लाइफ का एक पार्ट होता है वो मेहनत करना। वो वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा एलियन सा कॉन्सेप्ट है उनके लिए। मतलब अगर आप उनसे बात करोगे ना, मतलब मैं आता हूँ गाँव से, मेरे दोस्त वहीं है, स्कूलिंग वहीं हुई है, यार दोस्त सब वहीं के साथ के, मतलब उनको समझ में नहीं आता ये कैसी बातें हैं। मतलब उनको लगता है सेकंड नेचर टू अस, काम ही करना है। बिल्कुल। तो वो भी है, और वो काफी उनको ना ऐसे बहुत ज्यादा उछल कूद करने का भी मन नहीं होता कि बिल्कुल, हाँ, उनका एक्चुअली लॉयल्टी बोल लीजिए उसको, या स्टेबिलिटी बोल दीजिए, स्टेबिलिटी बोल लीजिए कि उसको उनको उनके साथ में रहना, सेम लोगों के साथ में काम करना, और वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारे ज्यादातर जो सिलेक्शन है खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और उधर में टियर 2 से ही होते हैं, टियर 2 टियर 3 से। और स्पीकिंग ऑफ चैलेंजेस, अभी मैंने देखा रिसेंटली एक फायर इंसिडेंस हुआ आपके उस पे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एंड मतलब मैंने फोटोज देखी, मतलब गटेड, क्वाइट लिटरली एकदम, यस, सब कुछ खत्म। यस, दैट मस्ट वुड हैव बीन लाइक पेनफुल, बहुत मुश्किल। तो फिर हाउ डिड यू लाइक गेट अप? अब 5 महीने बाद मैं वापस अपने पैरों पे खड़ा होना जो है ना, वो मतलब 5 महीने की इस जर्नी को मैं ऐसे कहूंगा कि लर्निंग, वन थिंग विच कम्स इन माई हेड नाउ इज लर्निंग। तो लर्निंग इन डिफरेंट लेवल पे, ठीक है, कि रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, साइकोलॉजिकल है, फाइनेंशियल है, ऑफ कोर्स, और एक जो गैप आ गया बिकॉज ऑफ इन्वेंटरी इज गॉन, अब आप दोबारा से बिल्ड करोगे तो टाइम तो चाहिए, उतने टाइम में आपका कस्टमर से टच पॉइंट छूट रहा है, तो कस्टमर्स माइट स्विच टू सम अदर ब्रांड, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो। मतलब हाँ, पैसे तो जो गए, बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है ना उसका, कि आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। मैं इसको ना लर्निंग की तरह शेयर करता हूँ, सो दैट आपकी जो भी इसको देखेगा मेरे ख्याल से उसके लिए एक एग्जांपल होगा टू लर्न। बिल्कुल। डे 1 पे तो बहुत मुश्किल होता है। डे 1 पे आपके 7 साल के सपने सामने चल रहे होते हैं, आपके सामने आप खड़े हैं, सामने चल रहे हैं, तो वो तो इमोशनल एक शुरू के 2-4 दिन जो है ना वो काफी इमोशनली हैवी होता है, ठीक है, कि आपके साथ दिमाग में थॉट आ रहे हो। तो वो पहला दिन मुश्किल था, टीम रात के 9-10 बजे तक भी साथ थी, स्पीचलेस थे हम, क्या करें आइडिया, ना तो मेरे पास कोई आंसर था, ना उनके पास भी कोई आंसर था, बट एक बॉडी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर रहे थे, कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, हाँ कुछ हो जाएगा। पर शुरू के 4-5 दिन तो काफी नम होते हैं। मेरे को तो ऐसे ही लगा था, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, पैसा कहाँ से आएगा, दिवाली पास में है, निकल जाएगा पूरा, हाँ दिवाली निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये मैंने पहले भी देखा है, तो पहली लर्निंग है कि ये जो शुरू के 4-5 दिन है ना, इनको ऐसा सोचिए कि आंधी आई हुई है, निकल जाने दीजिए, जस्ट लाई लो, हाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे रहिए। और मैं आप यकीन मानिए 5वें दिन 6ठे दिन ना, या जो भी दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब आपका वो इमोशनल चार्ज खत्म हो जाएगा, तब आपको पहली एक किरण दिखने लगती है कि ये पहला काम है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरे को मेरे मित्र का कॉल आया, उन्होंने कहा कि दुर्लभ ये सब कुछ तो देखो हो गया है, आप एक्चुअली 2-3 लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मेरे को, और वो अब मैं रियलाइज भी कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम पैरों पे अपने ना बहुत जल्दी खड़े होगे, आपको अभी ये लग नहीं रहा होगा क्योंकि तुम उस स्टेज में हो, आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, पर है नहीं ऐसा, पर बहुत मतलब इतनी तेजी से खड़े होगे तुमको खुद यकीन नहीं होगा, क्योंकि जो लर्निंग कर्व आपके पास अभी है और जो आपकी टीम के पास है, इट विल सरप्राइज यू, ठीक है। और उन्होंने ऐसे ही सिंपली बात करके फोन रख दिया था। हमने कहा ठीक है, क्योंकि इस टाइम मोटिवेट कर रहा है, हाँ मोटिवेट भी करते हैं। फिर एक मैसेज मेरे को आया था कि उन्होंने कहा था, स्वास्थ्य का ही मैसेज आया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दुर्लभ जो तुम देख रहे हो जिसमें आग लगी है, उससे काफी बहुत कुछ है जो तुम देख नहीं पा रहे हो, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको उस तरह से लीजिएगा, ये एक्सीडेंट है, और बट मूव ऑन, ठीक है। अब क्या हुआ कि शुरुआत के जो मतलब आप ये समझिए कि 18-19 को फायर का इंसिडेंट हुआ है, एंड 28 को हमारा पीओ वापस मूव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब इस 10 दिन में
हम लोगों ने वो 4-5 दिन निकाल भी दीजिए, 5-7 दिन का कुछ जो था उसमें नई जगह ढूंढना। अच्छा, हमारे रिलेशनशिप वेंडर्स के साथ इतने मजबूत थे, उनके जो पिछले 7 साल में जो हमारे पेमेंट के तरीके हैं और जो हमारा एक दूसरे के साथ ट्रस्ट रहा है, वो अमेजिंगली मतलब उसने जो पे किया। और हमने कहा कि हम जैसे अब 15 दिन के क्रेडिट वगैरह में थे, उन्होंने कहा कि मैंने कहा माल उनको रिक्वेस्ट किया, बोलने की जरूरत नहीं, माल पहुंच जाएगा। कोई एक वेंडर ऐसा जहां मैं खुद मेरे को डाउट आ रहा था कि पता नहीं माल आएगा नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि लगता है ना कि यार आग लग गई है, वो भी खुद के डाउट हो सकते हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी की तरफ से मेरे को कोई एक वेंडर ने ऐसे नहीं बोला कि सामान नहीं आ रहा है या पेमेंट टर्म्स चेंज करो या कुछ एडवांस दो या कुछ करो, जब पैसा आए तब दे देना, ठीक है। तो बस हमने क्या करा कि एक जगह हमारे पास होनी चाहिए, टीम हमारे पास थी, और वेंडर्स के साथ जो सप्लाई चेन हमें खड़ा करना था उतना हमें टाइम लगा, ठीक है। उसमें फिर हमने सोचा कि घी अगर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है तो सारे प्रोडक्ट साथ में नहीं करेंगे, पहले से फोकस करते हैं। हाँ, तो फिर घी को हमने पहले स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे चीजें एक चैनल दूसरा स्टार्ट किया, और दिवाली आने से पहले हम कुछ 60% जो हमारे बिजनेस का जो पूरा जो साइकिल है उसमें मूव कर चुके थे। मतलब हम ये बता था कि कुछ तो लॉस हो ही गया, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये दूसरा था कि यहाँ पे लर्निंग कर्व वाला जो मैंने कहा कि जो आपके 6-7 साल के जो आपके बिजनेस टर्म्स रहे हैं लोगों के साथ में, आपका जो लर्निंग कर्व उसने हेल्प किया। ये दूसरी लर्निंग रही कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती है बट ये रिलेशनशिप इन बिजनेस बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा जब फेस आया, जब हम पूरी तरह से काम करना चालू कर दिए हैं, बिजनेस और मतलब आप ये समझिए कि अक्टूबर वन ऑफ द लोएस्ट था, पर नवंबर हमारा एवर हाईएस्ट था अगेन। ओके, मतलब दूसरा ही महीना हमारी पूरी जिंदगी में हमने उतना बिजनेस नहीं किया जो हमने नवंबर में किया है, और ये सिलसिला हमारा काफी सालों से चल रहा है। एवर हाईएस्ट वाला ना, मंथ ऑन मंथ एवर हाईएस्ट, दैट इज मंथ एवर हाईएस्ट, एग्जैक्टली। हां, तो हमें ये एवर हाईएस्ट वाला जो अक्टूबर में जब गिरा था तब हमें नहीं समझ में आता कि अब दोबारा से एवर हाईएस्ट कब आएगा, पर नवंबर वाज द मंथ एवर हाईएस्ट, दिसंबर अगेन एवर हाईएस्ट, जैन एवर हाईएस्ट, और फेब में तो फिर भी कम दिन होते हैं, हम फिर भी इस बार भी एवर हाईएस्ट करेंगे, ठीक है। वैसे टेक्निकली 2 दिन कम होते हैं, 2 दिन कम होते हैं, बट इस महीने भी हमें पूरा यकीन है कि हम एवर हाईएस्ट करेंगे। लिटरली 6% का डाउनफॉल तो वैसे ही आ गया, मतलब अगर 2 दिन कम करो, करेक्ट, रफली। हाँ, तो जब ये आपके दिमाग में ज़हन में आ जाता कि बिजनेस इज नॉट जस्ट इन्वेंट्री, अब हाइंडसाइड में आप देखते हैं तो अब हमें क्या लगा, हमारा रिलेशनशिप इंटैक्ट थे, हमारा ब्रांड इंटैक्ट था, कंज्यूमर्स हमारे इंटैक्ट थे, ठीक है, हमारे चैनल खड़े थे, और उनके ऊपर क्योंकि एक इन्वेंट्री भी थी, तो वो पूरी तरह से जीरो नहीं हुई थी। जब तक वो जीरो होती है उससे पहले आपने वापस उसको डाल दिया। तो इस पूरे इकोसिस्टम में लगा कि जो लॉस हुआ है इट इज जस्ट दैट फिजिकल थिंग, ठीक है, जो एसेट्स हैं और जो इन्वेंट्री हैं, इनको द्वार से रीबिल्ड कर लिया जाए, लॉस है वही लॉस है बस। हाँ, इनको द्वार से रीबिल्ड कर लिया जाए तो आपका बिजनेस एक्चुअली यहाँ पे वो पावर ऑफ ब्रांड काम आता है। तब आपको समझता है कि इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट विच इज गोइंग लॉट मोर, ठीक है, और ब्रांड की जो पावर है आज उसी के दम पे अभी जो एवरेस्ट का जो सिलसिला जो चल रहा है ये उसी तो अब हमारे को पूरे परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं 5 महीने के। तो शुरुआत वाला कुछ की जो हसल है वो इम्पोर्टेंट थी, हमारी टीम की वो जो हसल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनका जो लर्निंग कर्व था वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक भी ऐसा नहीं हुआ था कि शुरुआत के 10-15 दिन कोई काम नहीं कर रहा था और हमारे दिमाग में ये सिर्फ एक चीज थी कि इनको किसी तरह से काम पे लगाया जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, ये नहीं सोच रहे थे कि हम किसको रखना है, किसको हटाना है, हम ये सोच रहे थे कि हर बंदे को कितनी जल्दी मैं काम पे लगा सकता हूँ वापस, क्योंकि ये सब एसेट्स हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। और अगर वो लंबा, ये हो सकता था कि अगर ये हम जल्दी नहीं खड़े हो पाते तो ये हमारे लिए मुश्किल होता कि वो जो एक्सपेंसेस है उनको मीट कर पाना, समझ। बट जो जल्दी सारा काम हुआ, टच वुड, मेरे को लगता है कि ऊपर भगवान भी चाह रहा था कि इनको खड़ा कर दिया जाए। वो फोर्स कहते हैं ना, बी द फोर्स बी विद यू, क्या है इंग्लिश का जो कहावत है, मे द फोर्स बी विद यू, मे द फोर्स बी विद यू वाला, ऊपर वाले ने भी हमें साथ दिया, तो चीजें ऐसे मूव हो गई और टच वुड हम बाहर हैं। फिर जनरली काम अच्छा करते हो तो ऊपर वाला साथ देता ही है, मतलब ऑन एंड ऑफ कभी हो सकता है आपको लगेगा कि यार आपकी बार नहीं दिया, बट मोर और लेस देता है वो, विदाउट अ डाउट। मतलब अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फिर भरोसे के, हाउ डू लाइक, ऑफ कोर्स एक फ्यूचर प्लान होगा आपका कि से 50 करोड़ करेंगे, 100 करोड़ करेंगे, 500 करोड़ करेंगे, व्हिच इज ऑफ कोर्स हर एंटरप्रेन्योर की ड्रीम है वो ना, बट दैट इज, मतलब मैं देखता हूँ कि दैट इज फॉर द एंटरप्रेन्योर, मतलब दैट इज फॉर यू। 500 करोड़ करोगे, आप करोगे, फ्रॉम अ कस्टमर्स पर्सपेक्टिव आप क्या करोगे? मतलब तो देखिए, जो you are looking forward to that 500 crores, good, what should the customer look forward to from Bharosi?
हमसे कस्टमर को एक चीज हमेशा मिलती रहेगी, और जो वो डे 1 पे भी थी और वो डे आज 8 साल बाद भी है, और मेरे ख्याल से और 20 साल बाद भी वो रहेगी, वो है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, ऑथेंटिक हम रहेंगे, ये ब्रांड हमेशा ऑथेंटिक रहेगा, चाहे वो प्रोडक्ट के टर्म्स में रहे, चाहे वो हमारे टीम के टर्म्स में रहे, चाहे वो हमारी सोशल मीडिया के टर्म्स में रहे, चाहे हमारे लोगों के टर्म्स में रहे। ओवरऑल आपको एक ऑथेंटिसिटी हमारे ब्रांड बरोसी में मिलेगी। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डे इन डे आउट जीते हैं, मरते हैं ये इसी के लिए। और कई बार हम ये कहते भी हैं कि नहीं, जब नहीं हो पाएगा ना उस दिन बंद करके चले जाएंगे, कि अगर इसको जाने नहीं देंगे, मतलब ऑथेंटिक नहीं रहना, अगर कभी ऐसा लगा कि तो फिर नहीं रहना, फिर नहीं रहना। तो वो कस्टमर के लिए वो ऑथेंटिसिटी, वो जो जेन्युइन सरलता, ये सारी जो चीजें हैं, ये बरोसी से हमेशा मिलती रहेंगी, वो नहीं चेंज होगा, वो सेंट्रल एकदम सूत्रधार है उसमें। तो ये कस्टमर्स के लिए है। एंड बिजनेस के टर्म्स में आप कहते हैं तो एक हम ब्रांड बनाएंगे, हम पैसे के टर्म्स में ज्यादा हमें ऐसे नापते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि वो अगर हम ब्रांड बनाने के लिए अगर काम करते रहे तो हो जाएगा, वो आता रहेगा, वो कॉन्सिक्वेंस है वो। हाँ, वो उसके क्या बोलते हैं उसको, हाँ कॉन्सिक्वेंस, आपने सही बात किया कि जब हम काम अच्छा करेंगे तो ये बिजनेस के नंबर्स और ये सब बढ़ते जाएंगे। आने वाला टाइम हमें अच्छा लग रहा है, बट अगर नंबर ही अगर सोच रहे हैं तो हमें लगता है कि अगले 2-3 साल में 100 करोड़ बनाने का हमारा ये टारगेट भी है कि 100 करोड़ का हम नंबर्स अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया और भारत की किचन तक हम पहुँचें। एंड हाँ, मतलब इस तरह के टारगेट हैं। ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना ना, मतलब या फिर जो भी आपकी ब्रांड फिलॉसफी है, आपके केस में वो ऑथेंटिसिटी है ऑब्वियसली, उसको मेंटेन करना इवेंचुअली हर फाउंडर का एक वो होता है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो एक फाउंडर के लिए। मतलब हमारे पॉडकास्ट पे वो थे चौधरी सर आए थे यहाँ पे ना, इनके चौधरी जी जयपुर रग्स के, एंड इन द कन्वर्सेशन उनसे हमारी लिंक्डइन पे होती रहती है। हाँ, तो कभी मिलवाएंगे आपको उनसे। तो बहुत ही हम्बल इंसान, बहुत बढ़िया, और जो अचीव किया है उन्होंने आप जानते ही, मतलब सारी दुनिया जानती है, मैं क्या कहूँगा। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का टर्नओवर किया उन्होंने लास्ट ईयर, मतलब 920 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 में थोड़े से शॉर्ट रह गए, इस साल कर देंगे, 1000 भी कर देंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है ना। और हम बात कर रहे थे, एसेंशियली वो निकल के आया कि ही इज लेस इंटरेस्टेड इन द नंबर्स नाउ। ठीक है, वो 1000 के 5000 कब होंगे, या करेक्ट मे बी 2 साल और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हिज मेजर कंसर्न इज कि ये जो ब्रांड फिलॉसफी है जिसको हमने जिया है, सिर्फ बोला नहीं है, जिया है। कोई लिटरली 40,000 लेडीज आज की तारीख में एम्प्लॉयड है, 40,000। उनको गाँव में, अपने रिमोट गाँव में, उनके घर में बैठ के वो कारपेट बना रही हैं। वो कारपेट दुनिया के 90 देशों में बिक रहे हैं। एंड लाइक एकदम जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है वो बना रहा है, जो रिचेस्ट ऑफ रिच है, मतलब इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो रिच है वो खरीद रहा है। एंड जो ब्रांड नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है, जो स्टोरीज बिल्ड की है, आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग। उनका भी कंसर्न यही है कि कहीं ये आने वाली जनरेशन इसे डाइल्यूट ना कर दे, जस्ट इन द परस्यूट ऑफ बिजनेस नंबर। 5,000 करोड़ करना है, 10,000 करोड़ करना है। इज वेरी क्लियर कि हमारे कारपेट्स ऑलवेज हैंड ओवन रहेंगे। वी विल नॉट गो टू मशीन एंड ये वो ऑटोमेटेड जो हैंडलूम्स हैं, उसमें नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। सो उनका भी वही कंसर्न है कि ये फिलॉसफी, एंड ही वाज लाइक ऑन सिमिलर लाइंस कि या तो जयपुर रग्स रहे तो ऐसे रहे, नहीं तो फिर ना रहे। नहीं, फिर वो कारपेट मैन्युफैक्चरर बन जाओ, जैसे दुनिया बेच रही है, आप भी बेचो, बट फिर जयपुर रग्स के नाम पे मत बेचना। बिल्कुल, मेरा जो नाम है इसको खराब मत करना। तो दैट ऑफ कोर्स इज, आई कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट विद दिस थॉट, क्योंकि एक तो उनको चौधरी साहब को जो है हम मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ वैसे ही दूर से जब आप देख रहे होते ना, आपके साथ मेंटर तो नहीं होते हैं वो, क्योंकि आपके साथ ऐसे बात नहीं होती, बट उनकी कार्य करने की शैली जो है और कम्युनिकेशन से भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, तो इनडायरेक्ट मेंटर कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनको ऐसे ही देखता हूँ। और जैसे हमारा भी जो इंस्टाग्राम, जैसा कि आपने एकलव्य वाला एग्जांपल दिया था, जी हाँ, ऐसा कह सकते हो मेरी नेचर है कि इस तरह से लोगों को देखना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड ब्रांड के पर्सपेक्टिव से जयपुर रग्स को मतलब बहुत ही खूबसूरत ब्रांड मानता हूँ मैं। इतना खूबसूरत ब्रांड है वो, और कितना एकदम रूरल में जो चीजें बन रही हैं, इतना प्राउड इंडियन ब्रांड्स है, और एक राजस्थान की उसके अंदर कहते हैं ना आत्मा है। ठीक है, एंड तो दो फूड में नहीं है वो, पर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है उसमें से 80 लोगों को फॉलो करते हैं, उसमें से जयपुर रग्स बहुत पहले से हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका पूरा सोशल मीडिया बोलता है, जितनी ऑथेंटिक और जेन्युइन स्टोरी। एक चीज एग्जांपल जो उन्होंने मुझे बताया अबाउट द ब्रांड बिल्डिंग की कैसे की उन्होंने, तो एक एग्जांपल था कि एसेंशियली अभी जो कारपेट वो बेच रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर कारपेट को किस आदमी ने बनाया है, मतलब किस लेडीज ने बनाया है या फैमिली ने बनाया है, उनकी स्टोरीज पर्टिकुलरली जिसने वो खरीदा है, मतलब एक तो था ब्रांड लेवल पे कि हमने ये इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो आप कम्युनिकेट करते हो अपनी ब्रांड।
बट दे कम्युनिकेट कि उस पर्टिकुलर फैमिली में कितने बच्चे थे, कौन लेडीज थी, किसकी क्या एजुकेशन है, उनका एक वीडियो बनाएंगे, उनका एक पोस्ट कार्ड लेटर बनेगा, वो एग्जैक्टली वो पीस जो खरीदेगा वो उसके घर में जाएगा, समझ रहे हो ना, एंड देन दे विल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू राइट बैक। और एक्चुअली पीपल कनेक्ट, मतलब वो देयर आर, और वो बहुत अमीर आदमी है यूएस में, जिसने बेचारे ने लाखों के कारपेट खरीदे हैं, दे एक्चुअली राइट बैक। फ्यू ऑफ देम हैव गॉन टू अ लेवल जहां पे दे एक्चुअली यू नो आस्क फॉर फोन नंबर्स, टॉक टू दैट फैमिली, मतलब उस लेवल पे कनेक्शन उन्होंने बिल्ड किया है। मतलब मैं आई क्वाइट लिटरली सो इम्प्रेस्ड, मतलब मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं ऐसा कुछ कभी ऐसे। तो हाँ, मतलब ऑथेंटिसिटी भी हमारे लिए भी ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सच्चाई रहनी चाहिए। फूड जैसे ब्रांड के लिए तो बिल्कुल रहनी चाहिए। इस कॉन्वर्सेशन में दैट ऑथेंटिसिटी मैं आई कुड फील, मतलब बिकॉज मैं आया हूँ गांव से और मतलब मैंने रहा हूँ उस कल्चर में ना, वहीं पे ग्रो हुआ हूँ मैं, देखा है मैंने। तो ऑथेंटिसिटी मतलब जो आपकी जो भी एग्जांपल्स थे या जो आपकी स्टोरी थी वो सच थी, मतलब दैट मच आई कैन टेल यू। मतलब I've been a marketer, I know how to build stories, I know how to say, what not to say, ठीक है ना, वो समझ में आता है, बट वो आपकी कहानी में था नहीं, मतलब तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड थैंक यू, बनाए रखिए इसको, ऐसा फील हुआ था उसके लिए धन्यवाद। और वैसे सरल बहुत है, इसमें मुश्किल नहीं है, वो सबसे आसान है बल्कि, हाँ, बिकॉज आपको कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है कहने के लिए, जो आप हैं वही प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे आसान टेक्निकली कुछ हो नहीं सकता। करेक्ट, तो इसीलिए हम तो वही मानते हैं, और मेरे लिए ना बहुत आसान है, मतलब ये ऐसे बने रहना जो आप हो, exactly. और वही बता देना, वही कह देना, वही दिख जाना, वो आसान है, समझ रहे हैं? तो क्यों कॉम्प्लेक्स करना है हमें? Exactly. क्यों कॉम्प्लेक्स करना है? सो ऑलराइट दुर्लभ, विद दिस भी हम पॉडकास्ट के एंड पे आ गए। आपने काफ़ी टाइम दिया, ऑलमोस्ट हमें शायद 1-1.5 घंटा हो गया बात करते हुए, और आपने सब कुछ बताया, मतलब एंड टू एंड। यू आर वेरी कैंडिड इन दैट सेंस ना, वेरी ऑथेंटिक ऑल्सो। सो आई एम श्योर कि जो आपकी स्टोरी है, दिस विल इंस्पायर टू अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ ऑडियंस, और इंस्पायरिंग तो आप हो ही विदाउट अ डाउट। एंड वैसे तो खैर मैं क्या ही रीच दूंगा आपको, बट द कंट्री ऑलरेडी नोज यू थ्रू शार्क टैंक एंड थ्रू योर प्रोडक्ट्स इन देयर किचन। एंड जैसा कि आपका गोल है, आप आगे वैसे ही बढ़ते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। जैसा आपने कहा था कि भगवान भी चाह रहा था कि आप जल्दी से अपने पैरों पे वापस खड़े हों आफ्टर दैट फायर इंसिडेंट्स। आई एम श्योर बिकॉज आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान डेफिनेटली ऐसा ही चाहेगा, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। आवर बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो शमशेर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। और क्योंकि आपकी परवरिश और आपने भी जीवन उसी तरह का जिया जैसे मैंने जिया है, तो ये वार्तालाप जो हुआ है उसमें और मज़ा आया, उसमें और गहराई रही, एक दूसरे को समझ पाए हम, ऑफ कोर्स। एंड आपकी ऑडियंस के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये मेरे को हमेशा लगता है कि जब भी मैं गांव से निकला और आगे एक एक सीढ़ियाँ जैसे आगे की तरफ बढ़ा, और एंटरप्रेन्योरशिप को लेके अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल करना चाहिए, वो कदम आपको बढ़ाना चाहिए। एंड ये मेरा, क्योंकि उस जर्नी को हमने जिया है, अगर आप चाहते हैं, हमें रीच आउट करना चाहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि ये एक तरीका है कि मैं, ऑफ कोर्स, हाँ, मतलब आप मेंटर कर सको लोगों को, जैसे कि लोगों ने आपको किया है, आपने इतना कुछ सीखा जी। आई एम श्योर कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वो आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब कुछ शुरू करें, गाइडेंस चाहिए जिनको, और स्पेशली वो जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके लिए कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, बट आपके स्पेस में वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं, बिकॉज आपकी सप्लाई चेन पूरी वही है। सो आई थिंक आप बहुत ही सही मेंटर रहेंगे उनके लिए, और तो वो लोग रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी durlabh@barosi.in है। आप मेरे बरोसी के जो हैंडल्स जो सोशल मीडिया के हैं उन पर भी डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं, और ऐसे कई सारे वैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, जैसे लखनऊ में एक पवन यादव हैं, वो मेरे को लगातार बात करते रहते हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि, और दैट्स हाउ मेरे को लगता है कि यही एक तरीका है कि मैं इस सोसाइटी को वापस दे पाओगे, उस इकोसिस्टम को, आज के परिवेश में तो मैं इस तरह से देने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मजा आया। ठीक है, सेम हियर, एब्सोल्युटली। तो धन्यवाद, थैंक यू। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर ना, तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।